आज के सेशन से जिसका ताल्लुक है डिजिटल मार्केटिंग। अपने सेशन को हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा एजेंडा एक तो ये इंट्रोडक्शन है, क्योंकि आज इसका फर्स्ट इंट्रोडक्टरी लेक्चर है हमारा, तो उसमें हम बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं इसमें जा सकेंगे, बेस को कवर करेंगे ज़्यादा। तो पॉसिबली इसमें से बात चीज़ें आपको आती होंगी, पहले से उनका आइडिया होगा, लेकिन शायद कुछ लोगों के लिए कुछ चीज़ें नहीं होगी। तो अभी फर्स्ट में हमारा इंट्रोडक्शन होगा इसका, और इसके बाद डिजिटल मार्केटिंग क्या है, इसके कोर चैनल्स क्या हैं, कस्टमर जर्नी और कस्टमर रिटेंशन क्या होती है, और इसमें बिगिनर्स के लिए क्या टिप्स हैं हमारे पास। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्लाइड्स सब लोगों को विजिबल है? जी जी बिल्कुल इमरान साहब। जी ठीक हो गया। तो स्लाइड्स के थ्रू मैं चलूंगा। इसका ये फायदा हो जाता है कि हम डी ट्रैक नहीं होते अपने एजेंडा से और अपने जो बेसिक हमारा ऑब्जेक्टिव होता है, तो इसीलिए हम स्लाइड्स को ही लेके चलेंगे ताकि इसके थ्रू हम अपने एंड तक जा सकें। तो डिजिटल मार्केटिंग जो है, जैसे कि आपको वर्ड से भी अंदाजा हो जाता है, मार्केटिंग बेसिकली होता है अपनी चीज के बारे में, अपनी सर्विस के बारे में या अपनी प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस देना, लोगों के माइंड तक पहुंचाना। उसका आगे रिजल्ट होता है सेल्स। तो मार्केटिंग बेसिकली उसको लोगों तक पहुंचाने का नाम है। और जब डिजिटल की बात करते हैं तो एक कॉन्सेप्ट ये है कि डिजिटल यानी जो स्क्रीन के थ्रू हो रही है, लेकिन स्क्रीन के थ्रू सिर्फ एक एस्पेक्ट है इसका डिजिटल का। आप अगर देखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन भी लिखा है कि व्हाट वाज द मोड ऑफ मार्केटिंग बिफोर डिजिटल मार्केटिंग एंड इन व्हाट एस्पेक्ट दे डिफर फ्रॉम डिजिटल मार्केटिंग। जो डिजिटल मार्केटिंग से पहले के मेथड्स थे, मोड ऑफ मार्केटिंग थे या चैनल से, वो क्या थे? तो किसी को आइडिया है कुछ इसका? अगर मैं ऑडियंसेस में से पूछूं, कोई अगर बताना चाहे। मैं चाह रहा हूं कि सेशन थोड़ा सा इंटरेक्टिव रहे, बजाय इसका कि सिर्फ मैं बोलता रहूं, वो बंदा सुन सुन के पक जाता है। तो अगर आप भी साथ थोड़ा सा शेयर करेंगे, कन्वर्सेशनल रखेंगे, तो आप लोगों को भी जरा चीजों का मजा आएगा और समझ भी आएगी। तो कोई भी अपना माइक ऑन करके बता सकता है कि डिजिटल मार्केटिंग की आज हम बात करें, इससे पहले या इसके अलावा और कौन से चैनल्स होते हैं डिजिटल मार्केटिंग के अलावा? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आवाज आ रही है? जी आ रही है, जी बोलिए। अब मैं आपको बताना चाहती थी, डिजिटल मार्केटिंग से पहले ना ट्रेडिशनल मार्केटिंग होती थी हमारी, जैसे इश्तेहारात वगैरह अखबारात में आते थे या दीवारों पे जो है वो लगाए जाते थे, लिखा जाता था। बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो गया जी। मिस इकरा ने इसका जवाब दिया है, डिजिटल मार्केटिंग से पहले ट्रेडिशनल। बिल्कुल ठीक है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग जो थी, उसमें से भी जिस तरह आप देख रहे हैं यहाँ पे आपके सामने आ रहा है कि टीवी एड्स भी उसका एक मोड था। ये स्क्रीन ही है, लेकिन इसमें और डिजिटल मार्केटिंग में जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या है? जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग थी उसके अंदर डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट या इनपुट ऑडियंस की तरफ से कोई नहीं होता, जबकि जो डिजिटल मार्केटिंग है उसके अंदर स्ट्रांगली लिंक्ड होती है ये ऑडियंस के इंटरेस्ट और बिहेवियर से। इस बात को अगर आप थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं ताकि ये कॉन्सेप्ट हमारा बेस क्लियर होनी चाहिए कि डिजिटल मार्केटिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। लेकिन ट्रेडिशनल मार्केटिंग हमारे पास होती थी, टीवी पे एड्स भी आते थे, रेडियो पोस्ट स्पॉट्स होते थे, बिल बोर्ड्स होते थे, न्यूज़पेपर के थ्रू फ्लायर्स वगैरह, या दीवारों पे जिस तरह पोस्टर लगा देते हैं लोग। अभी भी वो चीजें फॉलो हो रही हैं क्योंकि उसका अपनी जगह पे एक इम्पैक्ट है। ऑल्दो कुछ लोगों का ये कॉन्सेप्ट है कि इट हैज टोटली फेल्ड नाउ, लेकिन असल में उनकी कुछ अपने फायदे हैं, जैसे कि क्रेडिबिलिटी। एक अगर हम बात करें, एक फायदा है क्रेडिबिलिटी। मसलन बिलबोर्ड लगा होता है किसी ब्रांड का, किसी कंपनी का, तो वो लोगों के माइंड में अब बिलबोर्ड देख के ही अक्सर लोगों को अब तो आइडिया है ही कि एक बिलबोर्ड पे करोड़ों रुपए का खर्चा होता है। तो वो करोड़ों रुपए की मार्केटिंग फॉर एग्जांपल पेप्सी, कोक वगैरह ने की हुई है, तो वो एक ऑलरेडी उनकी क्रेडिबिलिटी तो है ही। इसी तरह से कोई और कंपनी आप देखते हैं, कोई नया फॉर एग्जांपल लेज के मुकाबले में कोई चिप्स का ब्रांड आ जाता है, वो बिलबोर्ड अगर अपना डिस्प्ले करता है सिटी के डिफरेंट स्पॉट्स पे, तो उस बिलबोर्ड से एक क्रेडिबिलिटी जनरेट होती है उसकी कि ये कोई बड़ा ब्रांड है, ये बड़े लेवल पे इसने मार्केटिंग की है। तो एक क्रेडिबिलिटी का फैक्टर है इसके अंदर ट्रेडिशनल मार्केटिंग में। लेकिन जो डिजिटल मार्केटिंग है, इसका वे बियॉन्ड इसके बेनिफिट्स हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग से। वो क्या है कि जैसे कि बेसिकली लिखा हुआ है, स्ट्रांगली लिंक टू द ऑडियंस इंटरेस्ट एंड बिहेवियर्स। इसका क्या मतलब है?
देखिए, जैसे टीवी एड्स या रेडियो वगैरह पे, बिल बोर्ड पे कंपनी एक एड देती है, अपनी मार्केटिंग करती है, उसमें कंपनी ने ऑल दो रिसर्च की होती है, सर्वेस किए होते हैं और ऑडियंस का एक फीडबैक या ऑडियंस के बारे की राय ली होती है। उसकी बेस पे जो मार्केटर्स होते हैं वो स्ट्रेटेजी और एड और सारा कंटेंट डिजाइन करते हैं। लेकिन जो सोशल मीडिया के थ्रू या डिजिटल मीडिया के थ्रू काम होता है, उसमें रन टाइम ऑनलाइन बेसिस पे, रियल टाइम पे आप कस्टमर के इंटरेस्ट, कस्टमर के बिहेवियर को कैप्चर करके उसके मुताबिक उसके इंटरेस्ट की बात उसको दिखाते हैं। इसका डायरेक्ट बेनिफिट होता है और श्योर बेनिफिट होता है इसका। मसलन बिलबोर्ड लगा हुआ है, मास मीडिया को टारगेट कर रहा है, मास ऑडियंस को, तो उसमें किसी का इंटरेस्ट है, किसी का नहीं है। मसलन अगर लेडीज प्रोडक्ट है तो जेंट्स का उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, उन्होंने नहीं खरीदनी है। बेबीज प्रोडक्ट है तो जिन लोगों का बच्चों से कोई अभी रिलेशन नहीं है, उनका कोई उस प्रोडक्ट से ताल्लुक नहीं है। लेकिन डिजिटल मीडिया क्या कर रहा है, ये अगर कोई बेबी प्रोडक्ट है तो वो टारगेट करके उन खवातीन को खास तौर पे दिखाएगा कि जिनके छोटे बेबीज हैं और जो ऐसी चीजों में इंटरेस्ट इस वक्त रखती हैं। वो बिल्कुल जब टारगेटेड मार्केटिंग होती है तो उसका आरओआई, जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, जो बेनिफिट कह लें आप सादा लफ्जों में, जो आरओआई है वो बहुत हाई होता है। और इसको आरओआई को हम इस पे कैलकुलेट भी कर सकते हैं डिजिटल मीडिया पे, जबकि जो ट्रेडिशनल मीडिया है उस पे आरओआई कैलकुलेट भी नहीं होता। मसलन मैं इसकी एग्जांपल अगर सादा लफ्जों में समझा दूं, अगर किसी को ना समझ आया हो, बिलबोर्ड आपने लगाया, आपको नहीं पता कितने लोगों ने देखा, उन देखने वालों में से कितने लोगों ने पसंद किया, उन पसंद करने वालों में से कितने लोगों ने उसको खरीदने का इरादा किया, उन खरीदने का इरादा करने वालों में से कितने लोग खरीदने के लिए आए, और उन आने वालों में से कितने लोगों ने एक्चुअली खरीदा। बाज लोग होते हैं कि ऑन द स्पॉट छोड़ के चले जाते हैं, उस परचेज को कंप्लीट नहीं करते। ये सारा कुछ आप बिलबोर्ड लगा के करोड़ों का खर्चा करके भी कैलकुलेट नहीं कर सकते कि कितना हुआ ये सब कुछ। लेकिन अगर आपने फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे, यूट्यूब पे, किसी एक सोशल मीडिया पे एक छोटा सा एड चला दिया है, तो वो आपको कंप्लीटली स्टार्ट टू एंड पूरी फनल के रिजल्ट्स देगा। फनल यानी पूरा जो ट्रैक है, उसके रिजल्ट्स आपको कैलकुलेटेड दे देता है कि आपके कितने लोगों ने इस एड को देखा, उनमें से कितनों ने इसको पसंद किया, कितने इस एड पे क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे आए, कितनों ने आपकी प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड किया, उन ऐड करने वालों में से कितनों ने परचेज स्टार्ट की, और कितने किस किस परचेज के स्टेप पे छोड़ के चले गए, और फाइनली कितने लोगों ने बाय किया, जो कि कन्वर्जन है। तो ये एक असल बेनिफिट है डिजिटल मीडिया का कि जो हम ट्रेडिशनल मीडिया पे नहीं ले सकते। अब जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, डिजिटल मार्केटिंग के जो चैनल्स हैं, एसईओ है, सोशल मीडिया एड्स हैं, ईमेल मार्केटिंग है, यूट्यूब एड्स है, गूगल एड्स हैं। इनका आपको बेसिकली तो होपफुली सबको आइडिया होगा बाय नेम्स। थोड़ा थोड़ा सा इसको हम एक्सप्लेनेशन में जाते हैं ताकि इसको थोड़ा सा हम डीपली भी समझ लें। एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये क्या होता है? ऑल्दो इसका सेपरेट ही एक बनता है पूरा जो सेशन है, लेकिन ब्रीफली सिर्फ अगर मैं इसको बता के आगे चलूं कि किसी चीज को ऑप्टिमाइज करने का मतलब होता है उसको रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक लेके आना, मैच करना। बिल्कुल मैं सिंपल सिंपल वर्ड्स रखता हूं ताकि डिफरेंट बैकग्राउंड से लोग हैं तो हर एक को बात समझ में आ जाए। जब आपको समझ आ जाती है तो फिर आप उस चीज से आगे मजीद एक्सप्लोर कर सकते हैं। चीज को रिक्वायरमेंट्स के साथ मैच करना, उसके मुताबिक बनाना। अब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है? आपने अपने कंटेंट को, अपने मटेरियल को, अपने डेटा को, अपनी वेबसाइट के कंटेंट्स को मैच करना है और मुताबिक बनाना है सर्च इंजन के। इसको कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। मसलन सर्च इंजन किन किन चीजों को ढूंढता है वेबसाइट्स में, कौन कौन सी चीजों को प्रेफर करता है, किन किन चीजों को वैल्यू देता है ज्यादा, वो सब कुछ आपने अपनी वेबसाइट में कर लेना है। तो आपकी वेबसाइट सर्च इंजन के ज्यादा फेवरेट्स में आती जाएगी जितना आप इस पे काम करते जाएंगे। ये है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। छोटी सी एग्जांपल अगर दे दूं, मसलन आपकी प्रोडक्ट है शूज। अब आपने इस पे थोड़ी सी रिसर्च पहले करनी होती है कि शूज को खरीदने वाला जो कस्टमर है वो किस चीज के बारे में ऑनलाइन आके सर्च करता है। क्योंकि हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की बात कर रहे हैं तो सर्च से लेंगे इसको कि जिस बंदे ने शूज खरीदने हो
तो वो शूज खरीदने के लिए ऑनलाइन आके सर्च क्या करता है, आपने उस बात को समझना है, एक्सप्लोर करके फाइंड आउट करना है, और वही अल्फाज आपने अपने कंटेंट में, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में, अपने वेबसाइट के कंटेंट में डालनी है। उससे क्या होगा, सर्च इंजन के ऊपर गूगल पे आके जब कोई बंदा, कोई कस्टमर वो चीज सर्च करेगा तो आपकी वेबसाइट पे गूगल को वो चीज मिलेगी, गूगल आपकी वेबसाइट उठा के रिजल्ट्स में दिखा देगा। ये है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, बिल्कुल आसान लफ्जों में। यहां पे थोड़ा सा पॉज करके मैं ये पूछना चाहूंगा, जिस तरह आज तो आप देखते हैं कि एड्स, डिजिटल एड्स जो आती हैं यूट्यूब के ऊपर, आप कोई भी वीडियो चलाते हैं सबसे पहले एड ही आती है। आपने देखनी है नहीं देखनी, आपको बाज एड्स आपको देखनी पड़ेंगी, बाज एड्स आप स्किप कर सकते हैं। तो आप में से कितने लोग हैं जो यूट्यूब एड या किसी न्यूज वेबसाइट पे गए, साइट पे आपको विंडो में एड नजर आते हैं, तो आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने इस तरह से रैंडमली किसी नजर आने वाले एड पे कभी क्लिक किया हो या ऑनलाइन देख के कोई चीज बाय की हो? आप हैंड रेज कर सकते हैं, नीचे हैंड रेज का आपके पास ऑप्शन होगा। जी, अभी तक तकरीबन 5 लोगों ने हैंड रेज किया है, ठीक हो गया। अच्छा देखें, इसमें ठीक है, और भी लोग होंगे। अगली बात यह है कि आपने जब एड पे क्लिक किया है या किसी प्रोडक्ट के पेज तक पहुंचे हैं, तो आपने अगर उस प्रोडक्ट को बाय किया है तो किस चीज ने आपको सबसे ज्यादा कन्विंस किया है, या नॉर्मली कौन सी चीज आपको सबसे ज्यादा कन्विंस करती है? फॉर एग्जाम्पल, प्राइस है, उसका विजुअल है, या उसके रिव्यूज हैं। ये 3 चीजों में से फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं, तो अब कोई 3-4 लोग अपना मुझे आंसर कर सकते हैं कि प्राइस, रिव्यूज और उसका प्रोडक्ट विजुअल, सबसे ज्यादा कौन सी चीज आपको अपील करती है जिसकी वजह से आप परचेज करने का डिसीजन लेते हैं? रिव्यूज, ठीक है सर। प्राइस और विजुअल्स। ठीक है, प्राइस और विजुअल, रिव्यूज, 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 ठीक हो गया। अच्छा देखें, ये जो चीज आप बता रहे हैं, आप लोग एज अ मार्केटर ये सेशन अटेंड कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग कस्टमर्स भी हैं। जाहिर है एक ग्लोबल मार्केट है, आप लोग एक एंड पे मार्केटर्स के तौर पे एक्ट कर रहे हैं, तो कहीं पे आप किसी और कंपनी या ब्रांड या उसके कंपनी के, बिजनेस के आप क्लाइंट्स और कस्टमर्स भी हैं। जिस तरह से आप डिसीजन ले रहे हैं कि आपको विजुअल ने अट्रैक्ट किया, आपको प्राइस ने अट्रैक्ट किया, आपको रिव्यू ने अट्रैक्ट किया, तो यही वो डिसीजंस हैं जो कस्टमर्स जिन चीजों को देख के डिसीजन लेता है, यही वो पैरामीटर्स होते हैं। आपने इन्हीं चीजों को एनालाइज करना होता है जब आप एक मार्केटिंग के लिए कंटेंट तैयार करते हैं, अपने एड के लिए, विजुअल एड हो, वीडियो एड हो या टेक्स्ट एड हो, तो यही चीजें हैं जो कस्टमर को अपील करती हैं या कस्टमर जिनसे अट्रैक्ट होता है। इनकी तरफ आगे आते हैं हम। आगे है सोशल मीडिया मार्केटिंग, जो इसकी सेकंड टाइप है या सेकंड चैनल कह लें आप। ये मेजर चैनल्स हैं, मजीद भी इसमें हो सकती हैं वेरिएशंस। ईमेल मार्केटिंग और उसके बाद है पेड एड्स। एसईओ पे जैसे मैंने बता दिया पहले आपको, इसमें ऑन पेज और ऑफ पेज 2 चीजें होती हैं। चूंकि हम डिजिटल मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, तो कुछ लोगों का यह ख्याल है कि डिजिटल मार्केटिंग में शायद सिर्फ ये चीजें हो रही होती हैं जो कि हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और रील्स और इस तरह की चीजों में एड्स के तौर पे नजर आती हैं। नहीं, ये जैसे कि सबसे पहली चीज जो बताई गई है, ये असल में भी सबसे पहली और बेसिक चीज है, एसईओ। जब एक वेबसाइट का आपको एड नजर आता है ना, तो उस बिजनेस ने, उस ब्रांड ने एसईओ के ऊपर पहले से बहुत ज्यादा काम किया हुआ होता है। तब जाके उसकी सक्सेस रेशो बढ़ती है कि क्लाइंट उसकी तरफ आए। अब इसमें क्या चीजें होती हैं? ऑन पेज, ऑफ पेज। ऑन पेज एसईओ में आपको अपने पेज पे, जिस तरह नाम से भी वाज़ेह है कि ऑन पेज, अपने पेज पे आपको कुछ काम करने होते हैं। मसलन जैसे मैंने बताया, कीवर्ड्स की मैंने एक छोटी सी एग्जांपल दे दी थी। नीचे भी एक एग्जांपल लिखी है मैंने, बेस्ट पिज्जा इन कराची। मसलन आपका एक फास्ट फूड का ब्रांड है,
तो आपको सर्वे से ये आइडिया है कि कराची के अंदर मैं अगर ये पिज्जा सेल करना चाह रहा हूं तो कस्टमर आके गूगल पे सर्च करेगा बेस्ट पिज्जा इन कराची। ये चीजें कीवर्ड रिसर्च से आपके सामने आती हैं कि आप बेस्ट पिज्जा इन कराची या मोस्ट इकोनॉमिकल पिज्जा इन कराची, लोग ज्यादा क्या सर्च कर रहे हैं। इसमें फिर कंपटीशन भी होता है, किस कीवर्ड पे कितना कंपटीशन है, वो आगे इसकी डिटेल्स है। अब बेस्ट पिज्जा इन कराची आपने कीवर्ड अपना डिसाइड कर लिया, तो आपने अपनी वेबसाइट के कंटेंट में जगह जगह पे ये दिया हुआ है, तो ये आपने ऑन पेज एसईओ की है अपनी। उसके साथ कंटेंट के किस तरह के विजुअल्स, किस तरह की पिक्चर्स, किस तरह की वीडियोस कस्टमर पसंद करता है, वो आपने इसके अंदर दी हुई है। साइट की स्पीड और भी पैरामीटर साइट के बारे में, आपके के साइट ओपन होने में कितना टाइम लेती है, ये भी एसईओ का एक पार्ट है। वो फ्रेमवर्क पे डिपेंड करता है, आपके प्लेटफॉर्म पे आपने शॉपिफाई पे क्रिएट की हुई है, वर्डप्रेस पे क्रिएट की हुई है, और कितना उसको अच्छे तरीके से आपने उसका कोडिंग की हुई है कि वो अच्छे स्पीड से ऑपरेट होती है। क्योंकि आज के दौर में आपको पता है कि बहुत फास्ट ये दौर है। एक इंसान किसी चीज पे थोड़ा सा टाइम जब आता है, अगर वो उसका टाइम डिले करवा रही है, वेस्ट करवा रही है, वो उसको स्किप करके आगे निकल जाता है। तो वेबसाइट भी अगर आप एक एड पे क्लिक करते हैं, आपको पिज्जा का एड बहुत पसंद आया, आपका दिल किया है पिज्जा मैं ऑर्डर करूं, आपने क्लिक किया, उसकी वेबसाइट पे गए हैं, वेबसाइट लोड होने में आपको 6, 7, 8, 10, 12 सेकंड लगा देती है, खुला ही कुछ नहीं अभी तक, आप उसको क्लोज कर देते हैं। अगर वेबसाइट पहले 3 सेकंड के अंदर ओपन हो जाती है तो आपका इंटरेस्ट बढ़ता है कि चलो अब आगे मैं देखूं, वेबसाइट एक्सप्लोर करूं। तो ये है ऑन पेज। ऑफ पेज पे जब आप आते हैं तो ऑफ पेज के अंदर डिफरेंट चीजें ऐसी आ जाती है, मसलन बैकलिंक्स। बैकलिंक्स उस चीज को कहते हैं कि मसलन जिस तरह आप देखते हैं एक न्यूज की वेबसाइट है या एक ब्लॉग्स की वेबसाइट है जहां पे कुछ ब्लॉगर्स ने अपने ब्लॉग या आर्टिकल्स लिखे हुए हैं। एक ब्लॉगर ने अपने आर्टिकल के अंदर एक ब्रांड को मेंशन किया है, उसका नाम दिया है, वहां पे आप क्लिक करते हैं और उस ब्रांड की वेबसाइट पे चले जाते हैं। ये उस ब्रांड ने क्या किया हुआ है, ये उस ब्रांड ने बैकलिंक लिया हुआ है इस ब्लॉग की वेबसाइट से। इससे क्या होता है, उस ब्रांड की वेबसाइट की अथॉरिटी बढ़ती है, क्रेडिबिलिटी, उसका एतमाद बढ़ता है। आम लफ्जों में कि उसके ऊपर लोगों का एतमाद बढ़ेगा कि ये वेबसाइट जो है इसको और बहुत से लोगों ने अपनी वेबसाइट के ऊपर मेंशन किया हुआ है, लिहाजा ये एक क्रेडिबल, एक ट्रस्टवर्दी सोर्स है, यहां से परचेजिंग की जा सकती है। ये है बैकलिंक्स। इसको कहते हैं ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन, जो आप अपने पेज पे नहीं कर रहे, जो आप दूसरे पेजेस पे कर रहे हैं, करवा रहे हैं। ये मोस्टली पेड होती है, बाज अनपेड भी हो सकती है, फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन ज्यादातर ये बैकलिंक्स पेड ही होंगे। अच्छा, ये एसईओ के बारे में हो गया ब्रीफ कि आप एसईओ में क्या कुछ करते हैं। उसके बाद आ जाता है सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया के अंदर जो मेजर प्लेटफॉर्म्स चल रहे हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, टिकटॉक, यूट्यूब, इसमें क्या क्या, किस किस टाइप के, जो बेसिक 2 टाइप्स हैं, ऑर्गेनिक और पेड। ऑर्गेनिक क्या है और पेड क्या है? ऑर्गेनिक यानी जो नेचुरल है, जिसमें आपको कोई पेमेंट अलग से नहीं करनी पड़ रही। अच्छा, अभी यहां पे क्वेश्चन आया पेड कैसे बाय करते हैं बैकलिंक्स। ये वैसे तो डिटेल्ड है सारा, लेकिन मैं यहां पे सिर्फ क्वेश्चन का आंसर कर दूं ब्रीफली। इसमें आपको कॉन्टेक्ट्स अपने जनरेट करने पड़ते हैं और डिफरेंट लोग ऑनलाइन भी सर्विसेज दे रहे होते हैं, लेकिन ये एक चीज आती है क्वांटिटी ऑफ बैकलिंक्स, एक होती है क्वालिटी ऑफ बैकलिंक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें, जाहिर सी बात है, कहा जाता है कि जिस तरह आम लोगों में बात मशहूर होती है कि फ्री में आजकल कोई चपेट भी नहीं मारता। तो फ्री बैकलिंक्स आप ले तो लेते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि उसका इतना फायदा नहीं होता आपको। वो क्वांटिटी ऑफ बैकलिंक्स के लिए एक स्ट्रेटेजी है। मार्केटर्स डिफरेंट तरह से अपनी स्ट्रेटेजी लेके चलते हैं, यानी सिर्फ किसी एक चीज पे फोकस नहीं करते, डिफरेंट चीजों को एट अ टाइम लेके चलते हैं। तो क्वांटिटी ऑफ बैकलिंक्स भी लेनी होती है, उसके लिए फ्री को ज्यादा प्रेफर करते हैं कि फ्री बैकलिंक्स बढ़ाएं ज्यादा से ज्यादा। लेकिन उसमें भी ये ख्याल रखना होता है कि कोई बहुत ही ज्यादा ऐसी लो लेवल की या कोई इस तरह की वेबसाइट के जिसका आपको बेनिफिट की बजाय नुकसान हो सकता हो, ऐसी वेबसाइट से बैकलिंक्स लेना वो आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। तो फ्री बैकलिंक्स क्वांटिटी ऑफ बैकलिंक्स बढ़ा सकते हैं, लेकिन क्वालिटी ऑफ बैकलिंक्स आपको पेड बैकलिंक्स से मिलेगी, जो कि आप किसी क्रेडिबल वेबसाइट पे ही अपना बैकलिंक लेंगे और वो आपको पेड ही मिलेगा, क्योंकि ये भी एक बिजनेस है, ऑनलाइन बिजनेस है पूरा, तो वो आपको कोई भी फ्री नहीं देता। कुछ लोग हो सकते हैं, मतलब आप कॉन्टेक्ट से किसी फॉर एग्जांपल किसी सेलिब्रिटी का या किसी मीडिया एंकर का कोई वेबसाइट है,
और आपका उससे कोई रिलेशनशिप है तो आप उसे रिक्वेस्ट करते हैं और वो आपको फ्री बैकलिंक अपनी वेबसाइट पे दे देता है। ये एक पॉसिबल ऑप्शन हो सकती है। अदरवाइज नॉर्मली एज अ बिजनेस देखा जाए तो ये पेड ही बैकलिंक्स आपको मिलते हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं। ई कॉमर्स स्टोर हो, टारगेट ऑडियंस, तो पेड बाय करने के लिए जी आप ये क्वेश्चन जरा बोल दें, क्या है आपका? इमरान साहब, अगर जी, आप जी। मुनासिब समझिए तो उस क्वेश्चन दरमियान में आते रहेंगे, एंड पे हम क्वेश्चन रेज कर लेंगे, तो इस तरह बड़ा अच्छा एक स्मूथ चलता जाएगा। अभी आप बड़ा बेस्ट चल रहे हैं, तो दरमियान में ये डिस्टर्बेंस बनेगी इस तरह। ठीक हो गया जी, ठीक है। हम क्वेश्चंस को एंड पे ले लेते हैं, आप क्वेश्चंस अपने यहाँ पे ड्रॉप करते जाएं। अच्छा जी, ऑर्गेनिक वर्सेस पेड का मैंने आपको बता दिया कि ऑर्गेनिक जो है वो आपकी अनपेड है। स्टूडेंट्स वाइज से जी अपना माइक ऑफ कर दीजिएगा। अच्छा जी, जो पेड है सोशल मीडिया मार्केटिंग, उसके लिए डिफरेंट जो चैनल्स बने हुए हैं, जैसे मेटा है, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम का जो कंबाइंड जो इनका मेन हब है उसको मेटा कहा जाता है। उसके ऊपर एड्स रन होते हैं। इसी तरह गूगल है, गूगल के ऊपर आप गूगल एड्स के ऊपर अपने एड्स चलाते हैं पेड। टिकटॉक के ऊपर पेड एड्स चलते हैं। उनके अपने अपने बिजनेस सेंटर्स बने होते हैं। इसको कहा जाता है बिजनेस सेंटर, जहां पे आप एड अपना डिजाइन करते हैं, क्रिएट करते हैं, उसको रन करते हैं और अपना क्रेडिट कार्ड वगैरह उसके साथ लिंक करके उसके थ्रू पेमेंट करते हैं और फिर ही आपका पेड एड रन होता है। अच्छा जी, नेक्स्ट इसमें जो है सोशल मीडिया एड्स, जो हमने अभी बात किया पिछली स्लाइड पे, उसको थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि जो मेजर कंटेंट्स हैं इनको हम वन बाय वन टच कर लें। ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग क्या है? आप लोगों ने काफी अर्सा पहले से जो चीज इसमें चल रही है सुना होगा, न्यूज़लेटर। न्यूज़लेटर क्या होता है कि आपको ईमेल के ऊपर एक किसी भी कंपनी या ब्रांड का डिजाइन हुआ हुआ एक पंफलेट, ब्रोशर या फ्लायर आप कह लें, डिजिटली बना हुआ आ जाता है। उससे क्या होता है कि अगर आपके इंटरेस्ट की चीज है, वो सर्विस या प्रोडक्ट आपको उसमें इंटरेस्ट है, तो आप उस पर लिंक दिया हुआ है, उसकी वेबसाइट का कॉन्टेक्ट दिए हुए हैं, तो आप उस पर क्लिक करके उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, उसकी वेबसाइट पे जाके वो सर्विस या प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं। ये है न्यूज़लेटर। इसके अलावा डिफरेंट जो कंपनीज हैं वो कॉन्टेक्ट सेल भी करती हैं। बाद जगहों पे ये अनएथिकल, इलीगल भी है, बाद जगहों पे इसको लीगलाइज भी किया गया हुआ है कि लोगों के कंसेंट से उनके जो कॉन्टेक्ट लिए गए होते हैं वो उनको आगे सेल किया जाता है डेटाबेस को, यानी लोगों के ईमेल्स हैं। अब आप फॉर एग्जांपल एक ब्रांड है, यही शूज का अगर ब्रांड है, तो शूज के कौन कौन से क्लाइंट्स मुझे मिल सकते हैं, उनके ईमेल एड्रेसेस आप कहीं से बाय कर लेते हैं। अब जैसे मैंने बताया, कुछ चीजें आप सिर्फ यही पूछते रहेंगे तो उससे काम नहीं बनेगा। मसलन कि सर ये कहां से बाय हो सकते हैं, ईमेल अगर मैंने बाय करने हैं, आप इसको एक्सप्लोर करें। इस वक्त गूगल आपको, आप गूगल पे एक क्वेश्चन लिखते हैं तो वो आपको हजारों आंसर बता देता है। दूसरा, चैट जीपीटी आप यूज करने की आदत अक्सर लोगों को होगी, नहीं है तो वो उसको यूज करें। उसके ऊपर आप कोई भी क्वेश्चन दें, वो आपको सीधा सीधा तरीका बता देगा कि आपने अगर ईमेल्स बाय करने हैं तो कैसे कैसे कर सकते हैं आप। तो कुछ चीजें आप बड़ी आसानी से आज समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। अच्छा, तो पर्सनलाइज्ड कैंपेन्स, आप ईमेल्स लिखते हैं, डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स होते हैं, आप उसके थ्रू ईमेल जनरेट करवाते हैं और बल्क में ईमेल उन अपने टारगेट ऑडियंस को ईमेल कर देते हैं। यह है ईमेल मार्केटिंग, कि आप अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ग्राफिकली या टेक्स्ट में ईमेल कर देते हैं उस टारगेट ऑडियंस को जो आपको लगता है कि लोग खरीद सकते हैं आपकी प्रोडक्ट। अच्छा जी, पेड एडवर्टाइजिंग पे हम आ जाते हैं। जो सोशल मीडिया एड्स हैं, ये किस किस तरह की होती हैं? सर्च एड्स हैं, जो कि फॉर एग्जांपल गूगल पे आप ऐड देखते हैं। एग्जांपल है कि आप ये बेस्ट लैपटॉप डील्स लिखते हैं, तो आपको सबसे पहले गूगल में जो टॉप पे नजर आता है उसमें लिखा हुआ भी उसमें होता है स्पॉन्सर्ड। वो लोग होते हैं जिन्होंने सर्च एड्स बाय किए होते हैं गूगल से, इसलिए गूगल उनको सबसे ऊपर दिखाता है। बाकी जो ऊपर नजर आते हैं स्पॉन्सर्ड के नीचे सबसे पहले एड्स जो नजर आते हैं, आपको रिजल्ट्स नजर आते हैं गूगल पे किसी सर्च के रिजल्ट में, वो लोग हैं जिन्होंने एसईओ की होती है, ऑन पेज एंड ऑफ पेज। ऑन पेज ऑफ पेज एसईओ जो करते हैं वो टॉप पे आते हैं, और उनसे भी ऊपर वो आते हैं जो पेड सर्च एड्स लेते हैं। उसके बाद आ जाता है डिस्प्ले एड्स, विजुअल बैनर्स, जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दी थी, न्यूज की वेबसाइट कोई आपने ओपन की, साइड पे आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स के ऐड नजर आ जाते हैं।
सॉरी। इसके बाद है सोशल मीडिया एड्स, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, टिकटॉक पे। फॉर एग्जांपल आप रील देखते हैं किसी बेक शॉप की, कोई लोकल बेकरी आपके टाउन में है, ये वही टारगेटेड ऑडियंस को उन्होंने टारगेट किया होता है। फॉर एग्जांपल आप लाहौर के किसी एक टाउन के एक एरिया में रहते हैं, तो उस एरिया में एक नई बेकरी ओपन होती है। वो बेकरी वाला क्या करता है, वो अपनी एक रील बनाता है, उसको एड को रन करता है और टारगेट ऑडियंस सिलेक्ट करता है कि सिर्फ मेरे इस शॉप के 10 किलोमीटर के रेडियस में जितने लोग आते हैं उनको ये एड नजर आए। यह है ऑडियंस टारगेटिंग। तो उन लोगों को अपने इंस्टाग्राम को स्क्रॉल करते वक्त वो एड नजर आता है रैंडमली। अब जितने लोगों को बेकरी आइटम्स पसंद है, केक्स पसंद है, पेस्ट्रीज पसंद है, वो उसके ऊपर क्लिक करते हैं और उसकी वेबसाइट पे चले जाते हैं। इसी तरह होते हैं वीडियो एड्स, यही जैसे एग्जांपल दी, विजुअल एड या सोशल मीडिया एड्स में पिक्चर एड्स भी हो सकते हैं और वीडियो एड्स भी हो सकते हैं। जो स्पेसिफिकली वीडियो एड्स हैं उसमें ये रील्स आ जाती हैं, जो कि आजकल हर बंदे का फारिग टाइम का मशगला है कि जिस वक्त कोई काम नहीं करने को तो रील्स देख रहा है बंदा। तो वो रील्स देखने वाला भी आप लोग फ्री में देख रहे हैं बैठ के अपना टाइम वेस्ट करने के लिए, लेकिन बिजनेस जो है वो बिजनेस कर रहे हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि हर चीज का बेहतरीन इस्तेमाल करे बंदा। आप अगर कर भी रहे हैं तो इस पे एज अ मार्केटर काम करें, रिसर्चर काम करें और उससे अपना बेनिफिट निकालने की कोशिश करें, बजाय इसके कि सिर्फ फजूल अपना अंगूठा इस्तेमाल करते जाए और ऊपर को बस स्क्रॉल करते जाए। इसके बाद आ जाते हैं शॉपिंग एड्स। शॉपिंग एड्स में आप डायरेक्ट एक एड पे क्लिक करके उस एड के परचेज या आप कह लें कि कार्ट के पेज पे चले जाते हैं, चेकआउट पेज जिसको कहा जाता है। अच्छा जी, अब हम आगे देखते हैं एड टाइप्स बाय ऑब्जेक्टिव। जैसे कि मैंने पहले बात की थी कि सोशल मीडिया एड्स जो है, जो हमने डिजिटल मार्केटिंग के चैनल्स में देखा, उसको मैंने कहा था मजीद डिटेल से आगे हम डिस्कस कर लेंगे। तो ये लास्ट जो प्रीवियस स्लाइड थी उसी से रिलेटेड थी और ये वाली भी। देखिए, जब आप कोई भी एड रन करते हैं तो उसमें सबसे पहली चीज आप देखते हैं कि आपका पर्पस क्या है इस एड के पीछे, इस एड को रन करने में आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। क्योंकि बगैर ऑब्जेक्टिव के सिर्फ एड अगर चला रहे हैं तो किसी भी ब्रांड का यह मकसद नहीं होता कि बस हमारा एड चलता रहे। जब भी कोई एड चलाया जाता है तो उसका सबसे पहले ऑब्जेक्टिव डिसाइडेड होता है कि किस चीज के लिए चलाना है। जो मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं वो मैंने यहां पे लिस्ट डाउन किए हैं। अवेयरनेस है, कन्वर्जन है, मैसेजेस एड्स हैं, मजीद भी हो सकते हैं लेकिन जो मेजर हैं वो हम डिस्कस करते हैं। अवेयरनेस एड क्या होती है? आज की दुनिया में जितना ज्यादा कंपटीशन बढ़ चुका है, जब तक एक नए ब्रांड को लोग जानते नहीं होंगे उसकी सेल का चांस ही कोई नहीं होगा। अवेयरनेस, मसलन ऑनलाइन की हम बात कर रहे हैं इस वक्त बैठे हुए, फिजिकल में भी जब हम आज से पहले के दौर में देखते हैं, ऑल्दो वो दौर कभी खत्म नहीं हो सकता, अभी भी चल रहा है, कि फॉर एग्जांपल एक मार्केट है क्रॉकरी की जहां पे बर्तन वगैरह मिलते हैं। नॉर्मली एक बंदे ने क्रॉकरी का बिजनेस करना है तो वो प्रेफर यही करता है कि मैं क्रॉकरी मार्केट में अपनी दुकान खोलूं। क्यों खोलूं? अब एक ये भी कॉन्सेप्ट है कि जहां पे पहले से 150 दुकानें हैं क्रॉकरी की, वहां पे मैं एक दुकान मजीद खोल लूंगा तो लोग तो ऑलरेडी उन दुकानों से खरीद रहे हैं, तो मेरी एक दुकान से मजीद वहां पे क्या फायदा होगा? मैं कहीं ऐसी जगह खोलूं जहां पे दुकान ना हो क्रॉकरी की और लोग वहां से खरीदें? नहीं। जो बिजनेस सेंटर्स होते हैं ना, उनकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है। जो 150 लोग क्रॉकरी की मार्केट में दुकान खोल के बैठे, उन्होंने क्यों वहां दुकान खोली है? क्योंकि उनको यह पता है कि जब ये क्रॉकरी की मार्केट बन गई है तो जिस बंदे ने शहर के जिस कोने से क्रॉकरी खरीदनी है ना, उसको पता है कि मैं उस मार्केट में जाऊंगा तो मुझे मेरी पसंद की क्रॉकरी मिल जाएगी। लिहाजा क्रॉकरी मार्केट का होना इटसेल्फ एक मार्केटिंग का जरिया बन गया। आई होप ये बात समझ आ गई होगी कि लोगों को पहला पॉइंट यहीं से क्लियर है, पूरी ऑडियंस को, कि मार्केट जो मार्केट है क्रॉकरी की, मुझे क्रॉकरी खरीदने के लिए वहां जाना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आपने रैंडम किसी रिमोट एरिया में खोल भी लिया क्रॉकरी की शॉप, तो हर किसी को इटसेल्फ पता नहीं चल सकेगा, जिसको ऑर्गेनिक कहते हैं। अभी जो हमने पेड और ऑर्गेनिक की बात की थी, तो फिजिकल मार्केट्स में ऑर्गेनिक ये होता है कि आपने क्रॉकरी की मार्केट में जाके क्रॉकरी की दुकान खोली,
तो ये ऑर्गेनिक मार्केटिंग का पहला स्टेप आपने यही अचीव कर लिया कि लोग ऑटोमेटिकली क्रॉकरी खरीदने वहीं आएंगे, क्रॉकरी के कस्टमर्स। ठीक है। दूसरी बात, आपने वहां दुकान खरीदी तो आपको दुकान मिली किसी अंदर गली में जाके, किसी बिल्कुल पीछे कोने में। तो लोगों को उस पर सबसे पहले यही परेशानी होती है कि यहां कस्टमर कैसे आएगा। क्या चीज आ गई? अवेयरनेस। एक वो बंदा कि जिसकी क्रॉकरी मार्केट में 50 साल से दुकान थी, उसकी दुकान पे कोई प्रॉब्लम हुआ, मसलन रेंट पे दुकान थी, मालिक ने दुकान बेच दी या उसको फारिग कर दिया, उसको दुकान दूसरी मिली कहीं पीछे कोने में जाके जहां इतना कस्टमर नहीं आता। लेकिन मैंने बताया 50 साल से दुकान थी, तो उसको प्रॉब्लम ये नहीं आता, बल्कि क्या होता है, कस्टमर आता है और वो उस बंदे का नाम पूछ के, वो हाजी साहब की दुकान का है, वो इधर होती थी, तो लोग भी बताने पे मजबूर है, जाहिर है क्या करें, अब ये तो नहीं कहेंगे कि हाजी साहब ने दुकान ही बंद कर दी है, वो बताते हैं और वो बंदा कस्टमर खुद चल के पहुंच जाता है। ये क्या था? ये उसकी ब्रांड की अवेयरनेस पहले से बनी हुई थी। फिजिकल मार्केट में जो चीजें होती है, मैं इसलिए फिजिकल से एग्जांपल दे रहा हूं क्योंकि ये चीजें हम लोगों ने नॉर्मली देखी होती है। हो सब कुछ वही रहा है डिजिटल पे भी, लेकिन डिजिटल अंदाज में हो रहा है, बस चीजें वही होंगी क्योंकि खरीदने वाले लोग वही हैं, बेचने वाले लोग वही हैं, सिर्फ मेथड्स चेंज हो गए हैं, मोड ऑफ ट्रांजैक्शन चेंज हो गया है, काम वही होने हैं। अब हम अवेयरनेस की बात कर रहे हैं। ये बात चल रही है किस कॉन्टेक्स्ट में? एड टाइप्स में, कि जब आप एक एड रन करते हैं, फॉर एग्जांपल हम स्पेसिफिकली टारगेट ले लेते हैं फेसबुक एड को। जब आप मेटा के ऊपर जाके, मेटा है फेसबुक एड्स के लिए जो बिजनेस सेंटर है, उसका नाम है मेटा। मेटा के ऊपर जब आप जाते हैं तो आपसे सबसे पहले एड का ऑब्जेक्टिव ही पूछा जाता है कि आपने ये एड किस लिए चलाना है, आपका मकसद क्या है। आप बताते हैं कि मैंने अपने ब्रांड की अवेयरनेस क्रिएट करनी है, क्योंकि आप बेकरीज की, बिजनेसेस की दुनिया में एक नए हैं, आपको कोई नहीं जानता। मसलन इस वक्त आप देखते हैं तो नॉर्मली मशहूर गोरमे, केक्स एंड बेक्स या इसी तरह के और बड़ी बड़ी बेकरीज हैं, किचन कुजीन है, इन्होंने बहुत सालों से बिजनेस में नाम बनाया हुआ है। आप एक नया बेकरी शॉप खोलते हैं, आपको कोई नहीं जानता, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव आपका यही बनता है अवेयरनेस। तो आप ब्रांड अवेयरनेस की एड चलाते हैं। उसके अंदर क्या होता है? आपका गोल होता है गेट पीपल टू नो अबाउट योर ब्रांड। ब्रांड अवेयरनेस एड्स के अंदर आ जाता है बिल्ड रिकॉग्निशन अमंग पीपल लाइकली टू रिमेंबर योर ब्रांड। उसके बाद रीच एड्स, शो योर एड टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल इन योर टारगेट ऑडियंस। इसमें आप अपनी मैक्सिमम ऑडियंस को टारगेट करते हैं। अब इसको आप कैसे डिसाइड करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, आप चाहते हैं कि आपकी बेकरी शॉप को ज्यादा से ज्यादा लोग विजिट करें, फिजिकली आके विजिट करें, क्योंकि आपको लगता है कि आपका जो शॉप पे कस्टमर एक्सपीरियंस है, शॉपिंग एक्सपीरियंस है, वो बहुत आला है। आप इसलिए लोगों को विजिट करवाना चाहते हैं। उसके लिए आप क्या करते हैं? आप अपनी कोई रील बनाते हैं या कोई विजुअल अपना बनाते हैं, तो आप अवेयरनेस एड के अंदर ऑडियंस सिलेक्ट करते हैं अपनी शॉप के इर्द गिर्द का एक स्पेसिफिक रेडियस, फॉर एग्जाम्पल 10 किलोमीटर्स अराउंड माई शॉप। पिन लोकेशन सिलेक्ट करते हैं और रेडियस सिलेक्ट करते हैं 10 किलोमीटर्स। तो वो आपको बता देता है कि आपकी शॉप के 10 किलोमीटर के एरिया में चारों तरफ जो लोग हैं उनको ये एड नजर आएगा। उससे क्या होता है कि आप जितना बजट उसके ऊपर स्पेंड करेंगे, ये सब कुछ चीजें डिजिटल मार्केटिंग में आपके अपने कंट्रोल में होती हैं। जिस तरह मैंने अक्सर लोगों का जो सवाल होता है, जो बिल्कुल लेमैन होते हैं, जिनको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कोई आइडिया नहीं है कि ये कैसे होती है और इसमें क्या कुछ होता है, लेकिन ये पता है कि ये आजकल की सबसे बड़ी चीज यही है, तो उनका सवाल नॉर्मली क्या होता है कि फेसबुक पे ऐड तकरीबन कितने पैसों में लग जाएगा। ये एक जनरल आदमी का सवाल होता है। एक बिजनेसमैन जो ट्रेडिशनल बिजनेसमैन है वो ये सवाल कर रहा होता है कि यार फेसबुक ऐड कितने का लग जाता है। तो ये जनरल एक बंदे का सवाल होता है। तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि फेसबुक ऐड कितने भी पैसों का लगाया जा सकता है और कितने भी लोगों को दिखाया जा सकता है। ये सब कुछ आपके अपने कंट्रोल में होता है। आप चाहें तो आप 200 रुपए का ऐड चला दें और 200 रुपए के ऐड में उसको कहें कि मैंने 6 शहरों में ये ऐड दिखाना है। आप चाहें तो आप 10,000 रुपए का ऐड चला दें और उसको कहें कि मैंने सिर्फ लाहौर के इस टाउन में दिखाना है। ये दोनों बातें आपके अपने
कंट्रोल में और आपका अपना डिसीजन है। ये डिसीजन आप किस चीज की बेस पे लेते हैं? बिल्कुल अपने ऑब्जेक्टिव की बेस पे। मसलन अच्छा, इससे फर्क क्या पड़ता है वो मैं यहां पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। आपने 5,000 रुपए एड स्पेंड किया, मसलन आपने एक वीक के लिए 7 डेज के लिए फर्ज कर लेते हैं 25,000 रुपए का एड लगाया और आपने एरिया सिलेक्ट किया सिर्फ एक लाहौर का सिटी। 25,000 रुपए आप एक हफ्ते में स्पेंड करेंगे लाहौर में एड दिखाने के लिए, और दूसरे ऑन द अदर हैंड आपने 2,000 रुपए स्पेंड किया, आपने पाकिस्तान के 8-10 बड़े शहर सिलेक्ट किए एक हफ्ते के लिए। इन दोनों में क्या फर्क पड़ेगा रिजल्ट्स में या इसके इंपैक्ट में? कि आपका एड 25,000 रुपए वाला जो सिर्फ लाहौर में है वो मैक्सिमम लोगों को मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स नजर आएगा। ठीक हो गया। और जो 2,000 रुपए का एड है 8 शहरों के लिए, वो आपका बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल को अ फ्यू नंबर ऑफ टाइम्स नजर आएगा। बात क्लियर हो गई? यानी इसने, मैं आपको इसको बिल्कुल सादा ऑन ग्राउंड मिसाल से समझाता हूं। आपने 10 लोगों को कहा है कि मोहल्ले के लोगों को जाके, फॉर एग्जांपल एक महफिल है उसका पैगाम दे के आओ। ठीक है, इस 1 घंटे के अंदर मोहल्ले के घरों में जाके 10 लोगों को भेजा कि ये महफिल का पैगाम दे के आओ कि इस दिन इस जगह पे महफिल है। ऑन द अदर हैंड आपने 2 बंदों को कहा कि लाहौर पूरे के अंदर आपने इस महफिल का पैगाम देना है। तो इसके इंपैक्ट में क्या डिफरेंस होगा? वो 10 लोग उन 2 घंटों के अंदर ऑलमोस्ट मोहल्ले का हर एक घर कवर कर लेंगे और हर घर में तसल्ली से उसका पैगाम पहुंचा देंगे, थोड़ी सी डिटेल्स भी बता के आएंगे कि महफिल में क्या क्या होना है। लेकिन वो जो 2 बंदे हैं जिनको आपने पूरे लाहौर का टारगेट दे दिया है, वो उन 2 घंटों के अंदर कोशिश भी करेंगे तो चंद लोगों तक सिर्फ शायद महफिल की डेट और टाइम ही बता के आगे गुजरते जाएंगे। बहुत कम इंपैक्ट उसका क्रिएट होगा। यही है इसके अंदर एड स्पेंड और ऑडियंस सिलेक्शन के अंदर जो रिलेशनशिप है। इसी को आपने अपने ऑब्जेक्टिव को देखते हुए बहुत स्मार्टली डिसाइड करना होता है कि मैंने, और ये चीज कैसे आती है? अगर आप बिगिनर हैं तो आपको ये चीज लाजमी तौर पे एक्सपीरियंस से आएगी। इसकी कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है कि आप कहें कि सर मुझे अगर कोई टिप्स मिल जाए या कोई फॉर्मूला पता चल जाए कि मैं इतने पैसे इतनी ऑडियंस सिलेक्ट करके लगाऊं तो मैं जिस ब्रांड के लिए मार्केटिंग कर रहा हूं, मतलब मुझे कोई ब्रांड प्रोजेक्ट देता है या मैं कहीं जॉब कर रहा हूं एज अ मार्केटर, तो मुझे कोई फार्मूला पता चल जाए कि मैं इसको पहली बार में लगाऊं और ये हिट हो जाए और मतलब मेरी मार्केटिंग छा जाए। तो ये चीज हमेशा हिट एंड ट्रायल बेसिस पे चलती है। आप एक फॉर्मूला अप्लाई करके उसको आजमाते हैं, उसके रिजल्ट्स देखते हैं, रिजल्ट को एनालाइज करते हैं और फिर अपने स्ट्रेटेजी को थोड़ा सा उन रिजल्ट्स के मुताबिक मॉडिफाई करते हैं। इसको कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। इसके अंदर लाजमी तौर पे यही मेथड चलेगा। कुछ चीजें जिस तरह आप आजकल के दौर में वायरल, बहुत एक टर्म वायरल है, जो वायरल टर्म है वो बहुत वायरल हो गया। वो वायरल बाय चांस चीजें होती हैं कि आपने कोई चीज की और वायरल हो गई। जो बाय चांस चीजें हैं वो रूल्स के अंदर नहीं आती कभी भी, वो एक्सेप्शंस टू द रूल होती हैं। हम जब भी चीजें सीखते हैं तो रूल्स के मुताबिक सीखते हैं। तो जो वायरल वाला है, आप कहें कि वायरल भी तो होती है चीजें, एक बंदे ने पैसे भी नहीं लगाया, ऑर्गेनिकली उसने एक बात की और वो जनाब मिनटों में छा गया और उसका बिजनेस अब कहां से कहां पहुंच गया। तो वो वायरल बाय चांस चीजें हैं। उसमें भी अगर आप कहें कि सिर्फ चांस या लक नहीं है, कुछ ना कुछ हर चीज के अंदर ना एक सीक्रेट होता है। आप हमेशा देखेंगे वायरल जो भी चीज होती है ना, वो रूटीन से और नॉर्मल से हट के होती है। वायरल का सीक्रेट ये है। वायरल कैसे हुआ जाता है या कैसे होती है? अब आज के दौर में तो लोग मतलब बड़े बड़े बेहुदा तरीकों से भी वायरल हो रहे हैं। तो वो वही बात है कि अगर सिर्फ आपका मकसद वायरल होना है तो फिर तो कोई भी तरीका इख्तियार किया जा सकता है। लेकिन अगर एक तहजीब के दायरे में रहते हुए और एक एथिकल पर्पस के लिए वायरल होना है तो उसके लिए भी आपको कंटेंट क्रिएट जरूर करना पड़ेगा, एक रूटीन से हटके। लेकिन फिर वही बात है कि कंटेंट में इतनी जान हो, कंटेंट ऐसा हो
कि जो हर देखने वाले की नजरों को रोक ले, तो फिर वो चीज वायरल होती है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं अगली चीज पे, कन्वर्जन एड्स, जो सेकंड ऑब्जेक्टिव है एड्स का। इसका गोल क्या होता है? ड्राइव स्पेसिफिक एक्शंस लाइक परचेज और साइनअप्स। साइनअप्स एक टाइप हो सकता है एक्शन का, परचेज की अभी हम बात करते हैं। मसलन कन्वर्जन एड के अंदर आप क्या चाहते हैं कि आप जो एड लगा रहे हैं उस पे जब बंदा क्लिक करे तो आपकी वो बंदा अल्टीमेटली प्रोडक्ट या सर्विस बाय करे, परचेज करे। ये है उस एड का ऑब्जेक्टिव। पिछले से कंपेयर अगर करें, अवेयरनेस एड में क्या आपका पर्पस था कि ज्यादा से ज्यादा लोग आपके ब्रांड को जाने इस एड के थ्रू, उस पे पैसे लगाने का आपका मकसद ये था। जो कन्वर्जन एड है उस पे पैसे लगाने का मकसद क्या है कि ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे इस एड के थ्रू मेरी प्रोडक्ट को परचेज करें। यह है कन्वर्जन एड का एक ऑब्जेक्टिव। कन्वर्जन एड में होता क्या है? एनकरेज वैल्यूएबल एक्शंस ऑन योर वेबसाइट या ऐप। कैटलॉग सेल्स, डायनेमिक एड, शो प्रोडक्ट्स फ्रॉम योर ई कॉमर्स कैटलॉग टू पीपल हु शो इंटरेस्ट। सॉरी, उसके अलावा स्टोर ट्रैफिक एड्स, ड्राइव फुट ट्रैफिक टू योर फिजिकल बिजनेस लोकेशंस। ये कन्वर्जन एड्स की डिफरेंट कैटेगरीज हैं, सब कैटेगरीज कह लें। कन्वर्जन एड के अंदर जैसे मैंने बताया, असल आपका ऑब्जेक्टिव होता है कि आप जितने लोगों को वो एड दिखा रहे हैं, आप चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा उनमें से आपकी प्रोडक्ट को परचेज करें। ये है इसका ऑब्जेक्टिव। किस किस तरीके से आप ये करते हैं? कन्वर्जन एड्स में एक होती है कैरोसेल एड। कैरोसेल कहते हैं जिसको आप, एक पिक्चर नजर आती है तो साथ एरो होता है राइट साइड पे कि आगे भी पिक्चर्स हैं इसके। मतलब एक प्रोडक्ट नजर आ रही है तो आपको पता चलता है कि ये एल्बम है पूरी। वो मैक्सिमम 10 पिक्चर्स की एक एल्बम बनती है, उसको कहते हैं कैरोसेल। एक कैरोसेल एड टाइप है, एक होती है कैटलॉग एड। कैटलॉग एड ये होती है कि आपने जो अपनी वेबसाइट के ऊपर पिक्चर्स लगाई हुई हैं उनको आप अपने मेटा के साथ, बिजनेस सेंटर, फेसबुक एड सेंटर के साथ लिंक कर देती हैं अपनी वेबसाइट को। वो ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट से पिक्चर्स उठाता है और कस्टमर्स को दिखाता है। उसमें अराउंड 50 तक भी आपकी प्रोडक्ट्स दिखा रहा होता है एक एड में। तीसरा है स्टोर ट्रैफिक एड। इसमें आप चाह रहे होते हैं कि लोग आपकी सिर्फ एक प्रोडक्ट या किसी खास कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट पे नहीं, बल्कि डायरेक्ट आपकी वेबसाइट के मेन पेज के ऊपर आए। अपनी वेबसाइट की ट्रैफिक बढ़ाने के लिए आप चलाते हैं ट्रैफिक एड। अल्टीमेटली इसका भी ऑब्जेक्टिव कन्वर्जन ही होता है, क्योंकि जितने लोग आपकी वेबसाइट पे आएंगे उतने चांसेस बढ़ेंगे आपकी प्रोडक्ट्स परचेज होने के। जैसे कि एक दुकान है, उसके ऊपर जितने कस्टमर ज्यादा उस दुकान में दाखिल होंगे उतनी उस दुकान की सेल होने के चांसेस बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये है ट्रैफिक एड कि आप अपनी वेबसाइट की ट्रैफिक बढ़ाने के लिए कन्वर्जन एड्स लगाते हैं। तीसरे नंबर पे आ जाते हैं, थोड़ा सा पर्सनलाइज हो जाती हैं चीजें मजीद। देखें, जैसे जैसे एआई का दौर आ रहा है, आगे एडवांसमेंट हो रही है, तो एक प्रॉब्लम एआई से जो जनरेट हुई वो ये हुई कि पर्सनलाइजेशन का फैक्टर कम हो गया। पर्सनलाइजेशन क्या होती है? इसकी आसान एग्जांपल जो आप सबने एक्सपीरियंस की होगी, आपको डिफरेंट सर्विसेज की ऑटोमेटेड कॉल्स आती हैं। एक कॉल बहुत मशहूर है, ये गाना लगवाने के लिए 1 दबाएं, ये गाना लगवाने के लिए 2 दबाएं, ये गाना लगवाने के लिए 3 दबाएं। ठीक है, तो ये ऑटोमेटेड कॉल होती है। ये कंप्यूटर से उन्होंने रिकॉर्डिंग चलाई होती है और आपका कॉल भी किसी ने डायल नहीं की होती खुद से, वो ऑटोमेटेड लगाए होते हैं, उन्होंने नंबर्स की लिस्ट दी होती है और ये सॉफ्टवेयर सारा कुछ कर रहा होता है। जिन लोगों ने पहली बार वो कॉल रिसीव की वो उठा लेते हैं, सुनना शुरू करते हैं, तो कुछ जो बिल्कुल हमारे सादा लोग थे, पुराने लोग, वो तो आगे से जवाब भी देना शुरू कर देते हैं उस कॉल का, तो वो समझते हैं कि मेरी बात हुई है। लेकिन वो ऑटोमेटेड कॉल होती है, तो दूसरी से तीसरी बार आपको पता होता है, आप उसको कॉल को सीधा रिजेक्ट ही करते हैं। एक इसी तरह की सर्विस में आ जाती है पर्सनलाइज्ड कॉल्स, जो कि डिफरेंट ब्रांड्स कॉल सेंटर्स अरेंज करके अपने कॉलिंग रिप्रेजेंटेटिव एजेंट्स बिठा के उनके थ्रू कॉल्स करवाते हैं। वो होती हैं पर्सनलाइज्ड कॉल्स। इनका और उनका क्या फर्क होता है?
जो ऑटोमेटेड कॉल्स होती हैं वो अब इस टाइम पे आके अक्सर लोग उससे जो चालू हो चुके हैं, मतलब वो कॉल आई, लोगों ने या तो नंबर देख के 2301 की कॉल आ रही है, कैंसिल, उठा के क्या करनी है, मैंने टाइम जाया करना है, तो वो कैंसिल, यानी इसकी 90% शायद कैंसिलेशन होगी, रेशो होगी। 10% जो उठाते भी हैं उसमें कोई इंटरेस्ट शो नहीं करते या उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता ब्रांड के लिए। लेकिन जो पर्सनलाइज कॉल होती है, जब आपको वो कॉल आती है, बंदा आपसे सलाम दुआ लेता है, आपका हालचाल पूछता है, आप जवाब देते हैं, आपको आगे से फीडबैक देता है, तो जब इंसान को यह पता चलता है कि दूसरी तरफ कोई इंसान बैठा है मुझसे बात कर रहा है, तो एक पर्सनल फीलिंग डेवलप होती है, एक पर्सनल कॉन्टेक्ट डेवलप होता है। वो बंदा फिर आपसे थोड़ी सी आपके बारे में मालूमात भी लेता है, आपके इंटरेस्ट पूछता है। जब वो आपके इंटरेस्ट पूछ लेता है, उसके मुताबिक अपनी प्रोडक्ट को मॉडिफाई करके आपको बताता है कि सर आप ये चीज अगर पसंद करते हैं तो हमारे पास आपके लिए ये ऑफर है। तो उसमें सक्सेस रेशो भी काफी हाई होती है पर्सनलाइज कॉल में। एआई से क्या हुआ, अक्सर जिस तरह Amazon है, पायोनियर है और इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स हैं ग्लोबल, फेसबुक है, इन्होंने अपने चैट बॉट्स क्रिएट कर दिए। चैट बॉट्स होते हैं जिस तरह रोबोट है उस तरह चैट बॉट। चैट बॉट होता है जो आपसे ऑटोमेटिक चैट करता है। जिस तरह आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं, कोने में एक बटन होता है लेट्स चैट, आप क्लिक करते हैं लेकिन वहां पे कोई बंदा नहीं बैठा हुआ, वो आपको फौरी तौर पे 6 ऑप्शन दे देता है। आप जैसे चैट पे क्लिक करते हैं, कह रहा है इन 6 टॉपिक्स में से आप किस चीज पे बात करना चाह रहे हैं, अभी आप क्लिक करते हैं तो आपको वो अगली ऑप्शन दे देता है। फिर आपको मैसेज लिखते हैं, उसका ऑटोमेटिक रिप्लाई आ जाता है। जब आप कोई ऐसी बात कर देते हैं जो उसकी प्रोग्रामिंग में फीड नहीं की गई, तो वो कह देता है कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव से कांटेक्ट करने के लिए अपना ईमेल या कांटेक्ट ड्रॉप कर दें, आपसे राब्ता किया जाएगा। इसको कहते हैं चैटबॉट। एआई ने जब चीजों को ऑटोमेट किया है तो वो पर्सनलाइजेशन का फैक्टर काफी कम हुआ। लेकिन अब उसके लिए एआई एक सोल्यूशन निकाल रहा है, एआई एजेंट्स। ये बिल्कुल इस वक्त की लेटेस्ट चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं ताकि आपको अवेयरनेस हर चीज की हो। एआई एजेंट्स क्या है, जैसे आप आजकल वीडियोस देख रहे हैं, एनिमेटेड वीडियोस हैं लेकिन ऐसे लग रहा था कि बंदा खुद बैठा बात कर रहा है, प्रेसिडेंट ट्रंप बात कर रहे हैं जी, और वो बाद में पता चल रहा है ये एआई की जनरेटेड वीडियो है, ट्रंप ने ऐसा ना कुछ कहा है ना ट्रंप इस जगह पे था। तो वो जब बोल रहा है बंदा, ट्रंप का फेस, ट्रंप के एक्सप्रेशन, ट्रंप की आवाज और स्क्रिप्ट बंदे का अपना, ये एआई कर रहा है आजकल। तो एआई ने कॉलिंग एजेंट्स क्रिएट करना शुरू कर दिए हुए हैं इस वक्त कि आप अपनी आवाज, अपना बोलने का अंदाज, अपने एक्सप्रेशन, सारा कुछ एआई को रिकॉर्ड करवाते हैं, अपना स्क्रिप्ट देते हैं, वो एआई एजेंट बंदे को कॉल करता है और आपके बिहाफ पे उस बंदे से बात करता है, एक पर्सनलाइजेशन का फैक्टर ऐड करने के लिए। खैर, ये सारी बात मैंने जो शुरू की जो थर्ड ऑब्जेक्टिव है एड्स का, मैसेजेस एड्स या मैसेंजर एड्स कह लें। इसमें आपका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जिस बंदे को आपका ये एड नजर आए, वो जब इस एड पे क्लिक करे तो आपकी उससे चैट शुरू हो जाए। चैट मैसेंजर पे, जैसे फेसबुक मैसेंजर है, इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पे, इस तरह के किसी भी चैनल पे हो सकती है। वो डिपेंड करता है आपने ऑप्शन कौन सी सिलेक्ट की हुई है। होता क्या है, बंदे को आपका एड नजर आता है, प्रोडक्ट की पिक्चर या वीडियो नजर आई और साथ हुआ टू बाय दिस प्रोडक्ट क्लिक हियर या नो मोर अबाउट दिस प्रोडक्ट क्लिक हियर। बंदे ने क्लिक किया तो उसको कहते हैं रीडायरेक्टिंग टू व्हाट्सएप। रीडायरेक्टिंग की स्क्रीन शो करता है और उसको सीधा व्हाट्सएप की चैट में ले आता है, जैसे कि आप किसी अपने दोस्त से, किसी रिश्तेदार से चैट पे बात करते हैं व्हाट्सएप पे, उसके सामने वो आपके ब्रांड की चैट का बॉक्स खुल जाता है ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप का। वो आपको हाय बोलता है, तो अगर तो आपने अपना लाइव एजेंट बिठाया हुआ है उस पे व्हाट्सएप पे एक्टिव, तो वो आगे से रिप्लाई करेगा और उस बंदे से बात शुरू हो जाएगी। ये बहुत ज्यादा इसकी सक्सेस रेशो हाई है बाकी चैनल्स की निस्बत। क्यों? जो ऑटोमेटेड चैनल्स हैं जैसे कि अवेयरनेस, उसमें तो आपका ऑब्जेक्टिव ही नहीं है कि आपकी परचेजिंग हो, आपके ऑब्जेक्टिव है कि आपकी अवेयरनेस बढ़े, आपको लोग जाने। कन्वर्जन एड्स, जिसमें आपका ऑब्जेक्टिव होता है कि आपकी चीज खरीदी जाए, उसमें क्या होता है कि जैसे कि हम अगर अपने कंट्री में देखते हैं, अपने माशरे को, पाकिस्तानी माशरा, तो उसमें अभी तक लोग बहुत ज्यादा आईटी फ्रेंडली नहीं हुए, बहुत ज्यादा एजुकेटेड नहीं है। लिटरेसी रेशो आपको पता ही है हमारे कंट्री की। तो क्या उसमें हर्डल क्या आ जाता है, लिमिटेशन क्या आ जाती है कि जब आप कन्वर्जन एड चलाते हैं तो कोई फर्ज करें घरेलू खातून है, हाउसवाइफ है,
उसको चीज तो बहुत पसंद आई है, एक हैंडबैग का एड उसने देखा है, उसको हैंडबैग की जरूरत भी है आजकल, उसने क्लिक कर दिया और आपकी वेबसाइट पे एड उसको ले गया। वेबसाइट उसको देखते साथ ही इतनी कॉम्प्लिकेटेड लगी कि वो वहीं से डर गई और उसने फौरन पेज क्लोज कर दिया, खत्म। आपका वो कस्टमर बनने की बजाय फॉर एवर तकरीबन वो कस्टमर ड्रॉप हो गया। क्यों? क्योंकि दोबारा उसको वो ऐड नजर आई तो वो समझेगी इसके अंदर जिन्न है, इसको नहीं मैंने क्लिक करना, क्योंकि वो डर गई है उस वेबसाइट से। उसके लिए वो बहुत ज्यादा अनफ्रेंडली चीज थी, उसको कोई फेमिलियरिटी नहीं थी उससे, कोई अवेयरनेस नहीं थी क्या करना है आगे, उसने उसको छोड़ दिया। इसके बरक्स अगर आपका वो एड उसको क्लिक करने पे व्हाट्सएप पे ले आएगा तो वहां पे वो व्हाट्सएप पे आते साथ उसमें भी ऑटोमेटेड मैसेज भी आप सेट कर सकते हैं कि जैसे ही वो व्हाट्सएप पे आए उसकी तरफ से ऑटोमेटेड मैसेज आ गया आपको, हाय आई वांट टू नो मोर अबाउट दिस प्रोडक्ट, प्लीज टेल मी द डिटेल्स। ये आपको ऑटो मैसेज भी उसकी तरफ से आ गया। आपके फौरन बंदे ने लाइव उसको रिप्लाई करना शुरू किया। अब इंग्लिश भी नहीं आती तो इवन वो आगे से उर्दू में बात कर रही है, रोमन टाइप कर रही है खातून, और बंदे ने अगर रिप्लाई किया, उसको मजीद प्रोडक्ट की पिक्चर दिखाई, उससे बातचीत शुरू हुई और एंड पे सेल लॉक हो गई। अब वो कस्टमर क्या हुआ, आपका पक्का पक्का कस्टमर एक किस्म का बन गया। ये है मैसेंजर एड, मैसेजेस एड और कन्वर्जन एड जो सिंपल लगते हैं उसमें एक डिफरेंस। ये चीज डिपेंड करती है आपकी ऑडियंस सिलेक्शन पे। अगर आपकी प्रोडक्ट, आपकी सर्विस और आपकी ऑडियंस इस तरह की है जो टेक सेवी है, टेक फ्रेंडली है, तो आप कन्वर्जन एड चला के अपना ये व्हाट्सएप वाला एक एजेंट बिठाने वाला या मल्टीपल एजेंट्स बिठाने वाला ये सारा खर्चा, ये सारी हैसल, इसको अवॉइड कर सकते हैं। कि आपकी प्रोडक्ट इस टाइप के, फॉर एग्जांपल आपकी प्रोडक्ट है जो स्टूडेंट से रिलेट करिए, वो भी आईटी स्टूडेंट से, उस केस में आपको कन्वर्जन एड्स बहुत सक्सेसफुल रह सकते हैं। कि कन्वर्जन एड्स आपने चलाए, आईटी के स्टूडेंट्स हैं, उनको जाहिर है चीजों का पता है, और एज वाइज भी आप देख रहे हैं कि आपके ऑडियंस की एज ग्रुप भी जो है वो ये जेन जी है ज्यादा। जेन जी आई होप सबको पता ही होगा, 1997 से आगे के जो लोग हैं 2013 तक तकरीबन, इनको जेन जी कहा जाता है, ठीक है। और 2013 से भी आगे की जो है जनरेशन है वो जेन अल्फा है। इनमें डिफरेंसेस क्या है, जेन जी से पहले लोग सोशल मीडिया जानते थे जैसे कि हम लोग हैं, लेकिन उनके दौर में ये टिकटॉक और ये चीजें इतनी ज्यादा डेवलप नहीं हुई थी। जेन जी के दौर में ये चीजें बहुत स्पीड से ग्रो की हैं, और जो जेन अल्फा है 2013 से आगे की सारी जो पौध है उसके मतलब वो आंखें खोलते साथ उन्होंने ये चीजें देखी हैं, और एआई के दौर में वो पैदा हो रहे हैं। तो जेन जी के लिए अगर आपकी प्रोडक्ट है और जेन जी को आप टारगेट कर रहे हैं तो आपको कन्वर्जन एड भी आपके लिए काम कर सकता है। लेकिन अगर आपकी प्रोडक्ट है जिसमें कुछ एजेड लोगों का, फॉर एग्जांपल आप मसाजर चेयर बेच रहे हैं, अब उसमें ज्यादातर थोड़ी एज के लोग हैं, तो उनके लिए वो चीज एक ज्यादा अपीलिंग है, मतलब 50-60 की एज के लोग हैं, उनको ज्यादा वो अट्रैक्ट करेगी वो प्रोडक्ट। और वो लोग कन्वर्जन एड से डायरेक्ट वो टेक्नोलॉजी के भी इतना पसंद नहीं करते या नहीं इतना फ्रेंडली हैं, तो आप अगर उनको व्हाट्सएप पे ले आएंगे, उनसे बात करेंगे डायरेक्ट, इवन व्हाट्सएप पे बंदा आता है फौरी उसको व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं, वो बंदा टाइपिंग भी नहीं कर सकता, तो उसको और ज्यादा सहूलत महसूस होगी कि मैंने क्लिक किया और आगे से मुझे बंदे की कॉल आ गई, मुझे इस शेयर की जरूरत है, उसने सारी चीजों का मुझसे डिस्कस किया, मुझसे रिक्वायरमेंट पूछी, मेरा बजट पूछा, मेरी लोकेशन पूछी, और 3-4 दिन के अंदर मेरे घर पे प्रोडक्ट आ गई। ये है पावर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग जो आज के दौर में जहां तक हम आ चुके हैं। कस्टमर जर्नी ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है अब इसके अंदर। फनल, जैसे मैंने बीच में मेंशन किया था एक वर्ड, फनल का सिंपल वर्ड है, आप समझ लें कि एक ट्रैक जो है, ट्रैक लाइन स्टार्ट से एंड तक। अवेयरनेस है सबसे पहले, जब तक कस्टमर आपको जानता नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, उस वक्त तक वो अगला स्टेप कोई भी नहीं लेगा। जैसे कि फिजिकल मार्केट की दोबारा मिसाल लें तो क्रॉकरी की शॉप जो आज ही नई खुली है और जो वहीं पे उसी मार्केट में हाजी साहब की 50 साल पुरानी शॉप है, उन दोनों में से एक कस्टमर जो है किसको प्रेफर करेगा? ऑब्वियसली वो 50 साल पुरानी दुकान को ज्यादा प्रेफर करेगा। क्यों? क्योंकि उसका ट्रस्ट, एतमाद, ये सब कुछ बहुत ज्यादा बन चुका है। और अगर वो किसी से पूछ के वहां गया है तो अमूमन होता भी है, लोगों ने बताया होता है कि फलां की दुकान पे जाके लेना। क्यों? क्योंकि वो खुद उसका बहुत पुराना कस्टमर होता है, उसको उसकी चीज पे एतमाद होता है। तो अवेयरनेस,
अब फिर इसका मतलब है कि नई दुकान खोलने वाला तो बैठा रहेगा सारी जिंदगी, लोग यही कहेंगे कि जो उससे ज्यादा पुराने उनसे खरीदते रहो बस। नहीं, उसमें फिर वही चीज काम करती है कि कंटेंट आप कैसा दिखाते हैं। फिजिकल में भी ये रूल होता है और डिजिटल में भी। आज के दौर में आप देखते हैं जैसे रील्स है, आप शॉर्ट्स अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं या इंस्टाग्राम पे रील्स देख रहे हैं, तो आपको सिर्फ उन लोगों की रील्स नजर नहीं आती जिनको आपने फॉलो किया हुआ है, आपको रैंडम रील्स भी नजर आती हैं। वो कैसे नजर आती हैं? वो कंटेंट की बेस पे नजर आती हैं। जिस बंदे ने वो रील बनाई है, अगर तो उसने कंटेंट ऐसा उसमें क्रिएट किया है जो लोगों को अपील कर रहा है, तो सोशल मीडिया के बिल्ट इन एल्गोरिदम्स हैं। एल्गोरिदम्स समझ लें आसान लफ्जों में कि एआई के ऐसे रूल्स हैं कि जो चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, उसका तज्जिया करते हैं, एनालिसिस करते हैं और उसकी बेस पे उसको आगे तरतीब देते जाते हैं चीजों को। मसलन एक सिंपल सा एल्गोरिदम यह है कि एक कंटेंट आपने अभी अभी एक नई रील अपलोड की इंस्टाग्राम पे, और सबसे पहले वो ये करेगा कि पहले 1 2 3 4 लोगों को रैंडमली दिखाएगा। आपने अपने उसके अंदर हैशटैग्स डाले होते हैं। हैशटैग क्या होते हैं? सर्च वर्ड्स होते हैं कि जिसके बारे में लोग सर्च करें तो आपका कंटेंट नजर आए। मसलन आपने लिखा है शूज, ठीक है, आपने लिखा है फैशन शूज, आपने साथ लिखा है लेडीज शूज, आपने साथ लिखा है इकोनॉमिकल शूज, ठीक है, ये 4 आपने हैशटैग डाले हुए हैं। ये कीवर्ड्स हैं। जो लोग इन चीजों को सर्च करते हैं, करते रहे हैं या कर रहे हैं, सब कुछ सोशल मीडिया पे, सर्च इंजन पे जो लोग इन वर्ड्स को सर्च करते हैं अमूमन, या करते रहे हैं या अब इस वक्त कर रहे हैं, उन सब का डाटा कैप्चर कर रहा होता है सर्च इंजन और एआई, सोशल मीडिया। इसलिए कहा जाता है कि अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन, अपना प्राइवेट कंटेंट या इस तरह की चीजें अवॉइड की जाए सोशल मीडिया पे डालने से, क्योंकि हमें लगता है कि जो कुछ हमने अपलोड किया है वो हमने प्राइवेट अकाउंट रखा है तो प्राइवेट है। लेकिन हकीकत यही है कि ये जो लोग हैं, फेसबुक के ऑनर्स, मेटा के ऑनर्स, इंस्टा के ऑनर्स, यूट्यूब के, इनके पास आपका सब कुछ होता है। इस चीज को भूल जाएं। ये एआई का दौर है। आज के दौर में कोई चीज प्राइवेट नहीं है। जो आप सोशल मीडिया एल्गोरिदम्स की ऊपर चल रहा होता है, मतलब उसमें कोई ऐसा नहीं होता कि आपका, बाद लोग कहते हैं कि जी ये कोई इनकी मतलब पर्सनल रीजन या ऐसी चीज होती हो कि जिसकी बेस पे किसी चीज को वायरल करते हैं, किसी चीज को ड्रॉप कर देते हैं। तो ऐसी चीज अगर होती भी तो इसको रन करना पॉसिबल ही ना होता। मतलब मिलियंस ऑफ जो है ना वो रील्स और अपलोड्स एक एक सेकंड में, एक एक मिनट में हो रहे होते हैं, तो उसको मैनुअली तो वैसे ही कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तो एआई क्या कर रहा होता है, उसके पास कुछ पैरामीटर्स होते हैं। अब वो पैरामीटर्स में कुछ तो हो सकते हैं कि प्रोग्राम्ड हो, उसको जो खुद दिए गए हो कि ऐसी इस किस्म की, जिस तरह फॉर एग्जांपल, मतलब कुछ लोगों के इसमें डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। कोई भी बंदा इस बारे में श्योर नहीं हो सकता, और जो इसके असल क्रिएटर्स हैं वो इन चीजों को ना आउट नहीं करते, लीक नहीं करते, या वो ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करते, इन चीजों को अपने हिडन रखते हैं। तो इसीलिए अगर वो बनाने वाला, क्रिएट करने वाला खुद नहीं बताएगा तो दूसरे लोग सिर्फ एक अंदाजा लगा सकते हैं। तो लोगों के डिफरेंट इसके बारे में कॉन्सेप्ट हैं, आइडियाज के क्या होता है। कुछ चीजें होती हैं जो क्रिएट की गई होती है एल्गोरिदम्स में, जैसे कि मतलब ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट जहां नजर आए वीडियो के अंदर। जैसे कि चैनल्स हैं, कुछ होते हैं फेसलेस चैनल्स हैं, कुछ है फेस के साथ हैं, लोग फेस दिखा के कोई बात कर रहे हैं। तो एल्गोरिदम्स कहा जाता है कि उस चीज को ज्यादा प्रमोट करते हैं, ज्यादा हाइप उसकी बनाते हैं जिसमें फेस, ह्यूमन फेस है। क्यों? क्योंकि उसमें ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट नजर आती है, वो पर्सनलाइजेशन वाला फैक्टर वही आ जाता है। लेकिन अगर ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट नहीं नजर आ रही, फेस नहीं है, सिर्फ स्लाइड्स हैं, विजुअल्स हैं, पिक्चर्स हैं, इधर उधर की चीजें हैं, तो उसको कम प्रमोट कर रहा है एल्गोरिदम। एक ये बिल्ट इन एल्गोरिदम है जो खुद क्रिएटेड है। कुछ एल्गोरिदम्स हैं जिनको एल्गोरिदम के अपने ऊपर छोड़ दिया गया। मसलन वो एल्गोरिदम इस तरह के हैं कि एक कंटेंट आया, मसलन मैंने एक रील बनाई, अपलोड की इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम उसको ऑटोमेटिकली कुछ लोगों को दिखाएगा। अब इंस्टाग्राम दिखा के क्या कर रहा है, साथ उन लोगों का बिहेवियर ऑब्जर्व कर रहा है। अगर उनमें से मतलब 10 लोगों को दिखाया
उनमें से 9 लोगों ने उस कंटेंट के सामने आते ही उसको स्क्रॉल अप कर दिया, नहीं फारिग है, कोई जरूरत नहीं देखने की। एक बंदे ने देखा, तो क्या सक्सेस रेशियो मिली इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम को? 10%। 10 में से एक बंदे ने देखा, ठीक। अब 10% सक्सेस रेशियो पे शायद वो अगले कुछ लोगों को वो कंटेंट दिखाए, या शायद वो वहीं पे रोक दे कि ये फारिग कंटेंट है, इसकी कोई जरूरत नहीं। अब इसके बरक्स केस देख लेते हैं। आपने एक अपलोड की रील, इंस्टाग्राम ने 10 लोगों को दिखानी है। ये मैं नंबर्स हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ना कहीं पे मेंशन है, एग्जांपल से समझा रहा हूं आपको। 10 लोगों को दिखाई, 9 लोगों ने वो रील पूरी की पूरी देखी, एक बंदे ने स्किप कर दी। उन 9 लोगों में से 7 लोगों ने वो रील डबल देखी, दोबारा, जैसे एक दफा रील खत्म होती है दोबारा चल पड़ती है ना, रिपीट पे देखी। इंस्टाग्राम को इन रिजल्ट से फौरन पता चल गया एल्गोरिदम को कि इसमें कोई इंटरेस्टिंग कंटेंट है। उसने वो 7 लोगों के रिजल्ट की बेस पे ऑटोमेटिकली 70 को आगे दिखा दिया, स्प्रेड किया फौरन। 70 में से उसको 100% या 95% रिजल्ट मिला कि लोग उसको देख रहे हैं और रिपीट पे देख रहे हैं। और उन 70 लोगों में से 60 लोगों ने रील को रिपीट पे देखा, बाकी 10 ने एक दफा लाजमी देखा। उन 60 में से 50 लोगों ने उसके ऊपर लाइक भी कर दिया, 10-15 ने कमेंट भी कर दिया। अब समझ ले उसके वायरल होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ गए। फिर इंस्टाग्राम ने वो 70 से 700 पे ले जाना है कि अब उसने वो 700 लोगों को दिखानी है। अगर उसको 700 से भी वैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है तो फिर बात 7000 पे चली जाएगी, यानी मल्टीप्लाई कर जाएगा वो, और वो चलते चलते चीजेगी वायरल। लेकिन जो बरक्स रिजल्ट था, पहले डिस्कस किया कि एक बंदे ने देखा, 9 लोगों ने स्किप कर दिया, तो इंस्टाग्राम को यहीं से समझ आ गई कि भाई इस कंटेंट में कोई जान नहीं है, ये लोगों को पसंद नहीं आ रहा, तो इसको आगे फैलाने का कोई फायदा नहीं। अब ये एल्गोरिदम किस टाइप का? ये ऑटोमेटेड है। इसमें इंस्टाग्राम के ओनर्स ने या प्रोग्रामर्स ने कुछ नहीं उसको बताना कि इस कंटेंट में ये सब कुछ होगा तो इसको दिखाओ ना ना दिखाओ। लेकिन कुछ चीजें एल्गोरिदम में क्रिएटेड भी होती हैं। मसलन आप देखते हैं कि आज के दौर में यूट्यूब पे आप किसी मजलूम की हिमायत में वीडियो डालते हैं, मसलन जैसे आजकल क्यों चल रहा है बहुत बड़ा दुनिया का मुसलमानों का, तो उसको वो फौरन बैन कर देते हैं, वीडियो को ही उड़ा देते हैं। ये क्या है? ये भी बंदे नहीं बैठे हुए, ये भी एल्गोरिदम्स को क्लियर इंस्ट्रक्शंस दे दी गई हैं कि इस टॉपिक पे, इस इशू पे वीडियो बनाए, बात करे, तो उसका चैनल सबसे पहले फ्लैग कर दो, हाईलाइट कर लो, उसके बाद मजीद इस चीज को जारी रखे, बाज ना आए तो इसको उड़ा दो। आप देखते होंगे कि नहीं मैंने इसी चीज के बारे में वीडियोस डाली हैं तो मेरा चैनल ही उड़ा दिया। तो ये भी एल्गोरिदम से ही काम होते हैं, पर्सनली बंदे बैठ के मैनुअली नहीं करते, लेकिन एल्गोरिदम को फीड कर देते हैं प्रोग्रामिंग में। खैर, अब हमारे थे अवेयरनेस पे कि आपने कंटेंट बनाया, कस्टमर्स को अवेयरनेस दे दी अपने ब्रांड के बारे में। उसके बाद कंसीडरेशन, कस्टमर सेकंड स्टेज पे आता है कंसीडरेशन पे कि अवेयरनेस तो मिल गई, वो आपके ब्रांड को कंसीडर कर रहा है, सोच रहा है इस बारे में कि यार इस ब्रांड से खरीदा जा सकता है। अब यहां पे कौन से फैक्टर्स प्ले करते हैं रोल? आपकी प्रोडक्ट की वही चीजें जो मैंने आपसे शुरू में क्वेश्चन किया था, प्राइस, विजुअल, उसके फीचर्स और उसके रिव्यूज। ज्यादा लोगों ने यहां पे भी जो रिस्पॉन्स दिया था वो रिव्यूज था, और रियलिटी भी यही है कि जब आप ऑनलाइन कोई चीज बाय करते हैं और ऐसे ब्रांड से कर रहे हैं जिसको आप इतना अच्छी तरह से नहीं जानते, बहुत ज्यादा रिनोन्ड ब्रांड नहीं है, तो आपको वो रिव्यूज हेल्प करते हैं। आप देखते हैं कि और जिन लोगों ने इस प्रोडक्ट को खरीदा उन्होंने इसके बारे में क्या कहा है। उसको टेस्टिमोनियल्स भी कहते हैं, मतलब वीडियो टेस्टिमोनियल्स होते हैं जो आप कुछ लोगों से, अपने क्लाइंट से शॉर्ट वीडियोस बनवा लेते हैं कि जी मैंने ये चीज खरीदी, मुझे बहुत अच्छा लगा। जिस तरह आजकल एक वो मसाजिंग ऑयल है जोड़ों के दर्द के लिए, उसकी काफी एड्स आप देखते हैं, तो उसमें वो क्या करते हैं, डिफरेंट बड़े बड़े एक्टर्स लेते हैं, नुमान एजाज आ रहा है और वो जो बुलबुले वाले महमूद साहब आ रहे हैं, ये वो रिनोन फेसेस लेते हैं। तो वो फेसेस जो है लोगों को अपील करते हैं कि ये बंदा बात कर रहा है तो सही कर रहा होगा। हकीकत तो ये उस बंदे को पैसे मिले तो उसने बात तो यही करनी है, चाहे वो तेल इस्तेमाल करता हो या ना करता हो। तो ये मार्केटिंग है। अब अवेयरनेस के बाद कंसीडरेशन की स्टेज पे कस्टमर यही चीजें कंसीडर करता है कि प्राइस क्या है,
चीज की पिक्चर उसके बारे में क्या बता रही है, उसके फीचर्स क्या है जो मुझे चाहिए, वो सब कुछ है इसके अंदर, और रिव्यूज इसके बारे में लोग क्या कह रहे हैं। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि रिव्यूज लोग देखते हैं तो आज के दौर में रिव्यूज भी परचेज किए जा सकते हैं, बल्कि एक बाकायदा मैंने चैनल देखा शायद इंस्टाग्राम पे, उसका नाम उसने लिखा हुआ है दराज वाला। अब वो दराज वाला क्या है, वो बंदा रिव्यूज देता है, आपने कितने रिव्यू लिखने हैं उसका उसका रेट है, आपने जरा अपनी प्रोडक्ट का लिए उस रब्ता करें, वो आपको रियल रिव्यूज दराज पे आपको प्रोवाइड करें। मतलब वो दराज का एक मैकेनिज्म है कि आप ऐसे कोई बंदा जाके आप प्रोडक्ट पे रिव्यू कर सकता है। दराज में रिव्यू वो बंदा करता है जिसने वो प्रोडक्ट परचेज किया। मसलन आपने कोई भी हैंडबैग है दराज पे देखा, आपने किया, बाय करने के बाद आप उस ब्रांड के कस्टमर बने हैं दराज पे सेलर है, और आपके पास ऑप्शन आती है परचेज करने के बाद जब आपको रिसीव हो गया तो आप उसके बारे में रिव्यू दें, फीडबैक दें, आप वो पोस्ट कर देते हैं। तो वो बंदा क्या करता है, वो आपके ब्रांड से ऑर्डर करता है, उन्होंने डिफरेंट शहरों में अपने बंदे बिठाए होते हैं, वो ऑर्डर रिसीव करते हैं, आप उसमें अपनी प्रोडक्ट नहीं डालते, मतलब वो खाली पार्सल आपकी तरफ से डिफरेंट एड्रेसेस पे जाएगा, दराज को ये मैकेनिज्म को शो किया जाएगा कि ये ऑर्डर कर दिया गया। मतलब ये मैं आपको वो चीजें बता रहा हूँ जो प्रैक्टिकली लोग कर भी रहे हैं, मार्केटिंग के डिफरेंट टेक्निक्स। ऑल्दो इसको एथिकल नहीं कह सकते आप, एथिकली अखलाकी तौर पे ये चीज ठीक नहीं है, फेक है, लेकिन मार्केटिंग की दुनिया में ये कुछ हो रहा है इस वक्त जो प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड हो रहा है कि वो डिफरेंट लोगों को डिफरेंट लोकेशन पे एड्रेसेस पे आपका ऑर्डर मंगवाते हैं आपकी प्रोडक्ट का, आप उसमें प्रोडक्ट नहीं रखते कुछ भी, मतलब खाली बेशक पार्सल रखते हैं, खाली डब्बा रखते हैं। जब वहां प्रोडक्ट रिसीव होगी दराज को यही सारा इंप्रेशन जाएगा कि यहाँ पे ऑर्डर रिसीव हुआ है इस सेलर का, और फिर वो लोग आपको रिव्यू दे देंगे अच्छा, तो वो 17-18 रिव्यूज आपके प्रोडक्ट पे अच्छे आ गए। नया कस्टमर जब आएगा वो रिव्यूज देखेगा तो उसको नजर आएगा 18 लोगों ने ये चीज खरीदी है, सबको पसंद आई है, मैं भी खरीद लेता हूं। तो ये चीज भी ऑन ग्राउंड हो रही है, ठीक है। अब सेकंड स्टेज कंसीडरेशन, तो उसके बाद आ जाती है कन्वर्जन। कन्वर्जन में वो बंदा एक्चुअली कंसीडर सारा कुछ करने के बाद आपकी प्रोडक्ट को बाय कर लेता है, यानी आपका कस्टमर बन जाता है, चेकआउट पेज पे जाता है, अपनी डिटेल्स डालता है, आगे से पेमेंट पेज पे जाता है, पेमेंट या ऑनलाइन करता है या कैश ऑन डिलीवरी सिलेक्ट करके अपना एड्रेस देके ऑर्डर प्लेस कर देता है। उसके बाद आ जाती है लॉयल्टी। ये जो फनल है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, इसकी चारों स्टेजेस जो बताई गई हैं, इन चारों स्टेजेस पे मार्केटिंग का यानी डिजिटल मार्केटिंग का बहुत स्ट्रॉन्ग रोल है। अवेयरनेस पे भी हमने पहले डिस्कस कर लिया कि क्या रोल है, आपने अवेयरनेस कैसे क्रिएट करनी होती है कस्टमर के माइंड में। कंसीडरेशन में मार्केटिंग के साथ साथ आपकी जो बाकी डिपार्टमेंट है वो भी आपको सपोर्ट करते हैं कि प्राइसिंग क्या रखनी है। जाहिर है मार्केटर तो नहीं डिसाइड करता प्रोडक्ट की प्राइस क्या होगी, लेकिन ये मार्केटिंग का एक स्ट्रॉन्ग फैक्टर होता है प्रोडक्ट की प्राइस, तो वो भी डिसीजन के अंदर काफी ज्यादा इंपैक्ट रखता है। अब प्रोडक्ट प्राइस आ गई, प्रोडक्ट को दिखाना कैसा है ये मार्केटर का काम है। उसके अंदर आपकी ग्राफिक डिजाइनिंग स्किल्स आ जाती हैं, आपकी फोटोग्राफी स्किल्स आ जाती हैं। प्रोडक्ट का विजुअल हो गया, प्रोडक्ट का कंटेंट, यहाँ पे मार्केटर का सबसे ज्यादा रोल आ जाएगा। एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन क्या लिखनी है, क्या कीवर्ड डालने हैं, प्रोडक्ट का क्या कंटेंट डालना है। उसके बाद प्रोडक्ट की विजुअल के बाद रिव्यूज, वही बात के रिव्यूज असल जो अगर ऑर्गेनिक रिव्यूज नेचुरल रिव्यूज की बात करें तो वो आपके रिजल्ट्स पे डिपेंड करते हैं कि आपका पहला कस्टमर जो बना वो कैसा रिव्यू दे रहा है। तो वो सारी चीजें अगर ठीक थी 100% ओके थी तो रिव्यू भी अच्छा आ जाएगा। तो ये 3-4 चीजें कंसीडरेशन में मार्केटर की तरफ से रोल प्ले कर रही है। फिर कन्वर्जन के आपने अपना उसको प्रोसेस को कितना इजी बनाया हुआ है। जैसे अभी मैंने व्हाट्सएप एड्स की बात की थी, अगर आप कन्वर्जन कस्टमर के सहूलत को देखते हुए करवा रहे हैं कि वो जैसे जैसे कस्टमर इजी है वैसे वैसे आप चल रहे हैं, तो यहाँ पे आपने मार्केटिंग के थ्रू अपना रोल प्ले किया कि कन्वर्जन इजी कर दी कस्टमर के लिए। फिर लॉयल्टी, इसमें एक टर्म आप देखेंगे ऑनलाइन, रीटारगेटिंग। एक होती है टारगेटिंग, एक है रीटारगेटिंग। रीटारगेटिंग का मतलब है जिन लोगों ने आपकी प्रोडक्ट को एक बार पसंद किया है दोबारा से उनको टारगेट करना, रीटारगेट। पहली बार जिसको टारगेट कर रहे हैं वो टारगेटिंग हो गई, वो आप रैंडमली करते हैं या अपने कुछ एक्सपीरियंस और कैलकुलेशंस की बेस पे कर रहे हैं कि मैं मसलन लाहौर के
इन एरियाज में अपनी प्रोडक्ट दिखाऊंगा तो मुझे लग रहा है ज्यादा चांस है इसके सक्सेसफुल होने का। वो आपकी अपनी कैलकुलेशन है, आपका अपना सर्वे है मार्केट का, आपका अपना एनालिसिस है। लेकिन रीटारगेटिंग आप रिजल्ट्स की बेस पे करते हैं, और उसके लिए भी फेसबुक एड्स में ही ऑप्शन होती है डिफरेंट तरह की, कि वो कहता है जिन लोगों ने आपकी वेबसाइट से पिछले 6 माह में परचेजिंग की थी उनको ये एड दिखाना है आपने, या जिन लोगों ने आपकी वेबसाइट पे आके एड टू कार्ट करके प्रोडक्ट को परचेज नहीं किया था आपने उनको दिखानी है ये एड। तो ये डिफरेंट तरीके हैं रीटारगेटिंग के। आपको पता है आपने इस वक्त किसको रीटारगेट करना है। जिन्होंने पिछले 6 माह में परचेजिंग की थी आप चाह रहे हैं यार अब उनको दोबारा एक दफा ये दिखाई जाए। आपकी प्रोडक्ट ऐसी है जो लोग 5-6 माह में दोबारा खरीद लेते हैं, तो वो आप उनको दोबारा दिखाएं, ये होगी रीटारगेटिंग। इसके सक्सेस रेशो आम एड्स की निस्बत बहुत हाई होती है, क्योंकि आपको पता है एक बार वो लोग आपकी प्रोडक्ट खरीद चुके हैं और उससे सेटिस्फाइड हैं, तो बहुत ज्यादा चांस है कि अब दोबारा वो आपसे आपकी यही प्रोडक्ट खरीदेंगे, बजाय इसके कि आप नए कस्टमर्स को टारगेट करें। तो आप रीटारगेटिंग की एड चलाते हैं, ठीक है। ये होती है लॉयल्टी, कि कस्टमर आपके साथ लॉयल रहे और बना रहे, आपके साथ जुड़ा रहे आपके साथ। तो ये है आपकी सारी फनल जो है इसकी, जिसके थ्रू आप अपना रोल प्ले करते हैं। ये कुछ बेसिक टिप्स हैं कि आप एक चैनल से, फॉर एग्जांपल फेसबुक का एक चैनल आप क्रिएट करते हैं, एक पेज या एक ब्रांड का पेज क्रिएट करते हैं, उसके थ्रू आप स्टार्ट करते हैं, या इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे, यूट्यूब पे एक आप अपना पॉइंट, एक चैनल क्रिएट करते हैं। उसके बाद आप उसमें कंसिस्टेंट रहें। कंसिस्टेंसी इसके अंदर एक बेसिक रूल ऑफ थंब है। क्यों? क्योंकि एल्गोरिदम्स ये चीज भी कंसिडर करते हैं। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं है, आपने एक पोस्ट डाली अपने इंस्टाग्राम के ऊपर ब्रांड की, और उसके बाद 2 हफ्ते तक कोई पोस्ट ही नहीं आ रही, फिर आपने पोस्ट डाली 2 हफ्ते के बाद, और फिर आप 1 हफ्ते के लिए सो गए, तो एल्गोरिदम उसको कभी भी प्रमोट नहीं करता, आगे प्रोपेगेट नहीं करता, क्योंकि वो ये देख रहा होता है कि सीरियसनेस कितनी है इस कंटेंट क्रिएटर की, इस अकाउंट की। तो कंसिस्टेंसी एक बेसिक चीज है। उसके बाद रिजल्ट्स, जो आप एड्स चला रहे हैं या आप जो भी पोस्ट कर रहे हैं, आपकी मतलब ये भी आपके ज़हन में होना चाहिए कि सिर्फ जरूरी नहीं कि पेड एड के थ्रू आपको सेल्स आती हो, आपको ऑर्गेनिक कंटेंट के थ्रू भी सेल्स आ सकती है। अगर आपका कंटेंट इतना अच्छा है, आप अपने फेसबुक पेज पे, इंस्टाग्राम अकाउंट पे रील्स डाल रहे हैं और वो रील्स लोगों को पसंद आ रही है, उसके थ्रू लोग आपसे कांटेक्ट कर रहे हैं, आपने कोई ऐड नहीं चलाया, कोई पेमेंट नहीं की, कोई पेड ऐड नहीं चलाया, उसके थ्रू भी आ सकता है। आप अपने रिजल्ट्स को ट्रैक करेंगे पेड ऐड में, तो आपको वो जो एड इंजन है, बिजनेस सेंटर है, जो प्लेटफॉर्म है, वो खुद एड के रिजल्ट्स कैलकुलेट करके दे रहा होता है। लेकिन आप ऑर्गेनिक अपने कंटेंट के भी रिजल्ट को ट्रैक कर सकते हैं कि मैंने ये वाला कंटेंट डाला था, मैंने इस तरह की बात की थी, मैंने इस तरह की पिक्चर्स डाली थी तो लोगों ने ज्यादा रिस्पॉन्स किया था, मैंने ये वाली प्रोडक्ट दिखाई थी तो ज्यादा लोग सेल के लिए आए थे, मैंने ये वाली प्रोडक्ट दिखाई थी तो लोगों ने कोई पसंद नहीं किया था। इनको कैलकुलेशन करना, इनको रिकॉर्ड में लाना, इनका एनालिसिस करना, इसके इनसाइट्स को अच्छे तरीके से डिटेल से स्टडी करना, ये एक मार्केटर के लिए सबसे बेसिक चीज है, यानी लाइफ ब्लड है ये मार्केटर के लिए। अगर मार्केटर जो है वो रिजल्ट्स को एनालाइज करते हुए स्ट्रेटेजी अगली नहीं डेवलप करेगा, सिर्फ अपनी इंस्टिंक्ट पे रहेगा, अपनी जहानत को सारा कुछ समझते हुए चलेगा कि भाई मुझे ये लग रहा है ऐसे होना चाहिए, तो वो फेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप मार्केटिंग कर रहे हैं ऑडियंस के लिए। तो जब तक आप ऑडियंस के रिस्पॉन्सेस को कंसीडर नहीं करेंगे, आप अगली स्ट्रेटेजी सक्सेसफुली नहीं बना सकते। आपका माइंड है एक माइंड, चाहे जितना मर्जी ज़हीन हो, लेकिन जिस ऑडियंस को आप दिखा रहे हैं वो है लाखों माइंड्स। लाखों माइंड्स एक तरह नहीं सोचते, वो लाखों तरह सोचते हैं, और लाखों तरह के रिस्पॉन्सेज इकट्ठे होकर कोई एक आपको ट्रैक बताते हैं कि क्या चल रहा है। लिहाजा जब आप रिजल्ट्स को ट्रैक करते हैं और उसको एनालाइज करके स्ट्रेटेजी बनाते हैं, तो आपकी अगली स्ट्रेटेजी पिछली से ज्यादा सक्सेसफुल होती है, आपका अगला एड पिछले एड से ज्यादा सक्सेसफुल है। ठीक हो गया। और लास्ट पॉइंट जो मैंने कहा, हिट एंड ट्रायल पे चलते हैं। तो कीप टेस्टिंग एंड इंप्रूविंग, आप चीजों को टेस्ट करें और इंप्रूव करते रहें विद द रिजल्ट्स। ये एक की पॉइंट है इसका। तो
ये आज की हमारी लास्ट स्लाइड थी, यहाँ पे एंड होती है। अब अगर तो जो क्वेश्चंस आपकी तरफ से आए हैं, कुछ क्वेश्चंस होते हैं आप बीच में रेज करते हैं तो वो ड्यूरिंग द सेशन वो आंसर हो जाता है बाकी बात के अंदर, अगर तो ऐसे हैं तो ठीक है, वरना बाकी क्वेश्चंस को एक दफा देख लेते हैं। जी अभी मेरे सामने क्वेश्चन मेरे सामने इस वक्त कोई नहीं आ रहे, शायद मैं ड्रॉप हो गया था तो तैयब ले लेते हैं, हमारे कोऑर्डिनेटर दरमियान में मौजूद है। तैयब आप जी। सवाल दें और सर को बताएं। जी सर, मैं ले लेता हूँ क्वेश्चंस। सर मेरी आवाज क्लियर है? जी आ बिल्कुल रही है आवाज आपकी, थोड़ी सी डिस्टॉर्शन है लेकिन आवाज आ रही है आपकी। सर पहला क्वेश्चन मलिक उमैर साहब का है। उन्होंने पूछा हुआ है कि पेड ऐड कैसे बाय करते हैं, उनके लिए बैकलिंक्स कैसे बाय करते हैं। पेड एड्स एक चीज है और बैकलिंक दूसरी चीज है। इन्होंने एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या है, बैकलिंक के बारे में है या पेड एड्स के बारे में? सर उन्होंने दोनों क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। अच्छा, पेड एड्स के लिए आप फॉर एग्जांपल आपने गूगल पे जाना है तो गूगल एड्स के नाम से आपको अपना एड अकाउंट बनाना पड़ता है गूगल पे, ठीक है, मर्चेंट अकाउंट आप क्रिएट करते हैं। वो इसी तरह फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इसके लिए जो एड्स हैं उसका बेसिक प्लेटफॉर्म होता है मेटा। उसके ऊपर आप अकाउंट क्रिएट करते हैं, बिजनेस अकाउंट, और उसको अपने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के साथ लिंक करते हैं। फॉर एग्जांपल अपनी वेबसाइट से, अपने व्हाट्सएप के साथ और अपने यूट्यूब चैनल के साथ डिफरेंट चीजों से लिंक करते हैं। तो उसके ऊपर फिर आप अपने कार्ड से, क्रेडिट कार्ड वगैरह से पेमेंट्स करके वहां पे पेड एड रन करते हैं। और जो बैकलिंक्स की बात आ जाती है, पेड बैकलिंक्स, उसके लिए आपको डिफरेंट ब्लॉग के जो एडमिन होते हैं, मसलन आप जहां पे अपना बैकलिंक लेना चाह रहे हैं उसमें पहले तो ये देखना पड़ेगा आपको कि वो वेबसाइट बैकलिंक्स देती भी है कि नहीं। अगर देती है तो लाजमी तौर पे उन्होंने एडमिन का कांटेक्ट दिया होता है वेबसाइट पे। आप उस एडमिन को ईमेल करते हैं, उससे बातचीत करते हैं और फिर वो आपको अपना पैकेज बताते हैं कि आपको इतने पैसे पे करने पड़ेंगे, उसमें आपको ये सर्विस मिलेगी, इतने बैकलिंक्स देंगे, इतना कुछ हम आपको प्रोवाइड करेंगे, आपका आर्टिकल अपने उसके ऊपर हम पोस्ट करेंगे। ये सारा कुछ होता है आपके कॉन्टेक्ट के थ्रू। यानी उसमें कोई ऐसा बैकलिंक्स के लिए चैनल नहीं बना हुआ जैसे पेड एड्स के लिए होता है। बैकलिंक्स के लिए आपको कांटेक्ट करना पड़ता है उन ब्लॉग वेबसाइट्स के एडमिन से। जी ठीक हो गया सर। नेक्स्ट क्वेश्चन मिस निम्रा का है कि पेड बैकलिंक्स जो हैं वो वर्थी हैं या अनपेड बैकलिंक्स ज्यादा वर्थी हैं। जी, ये मैंने ड्यूरिंग द सेशन आंसर कर दिया था कि अनपेड बैकलिंक्स जो हैं वो क्वांटिटी ऑफ बैकलिंक्स के लिए लिए जा सकते हैं कि क्वांटिटी बढ़ती जाए आपकी बैकलिंक्स की, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं काउंट हो रही होती है। लेकिन क्वालिटी बैकलिंक्स हमेशा आपको पेड ही काम आएंगे, अनपेड नहीं आपके काम आएंगे। ठीक हो गया सर। लास्ट क्वेश्चन मिस्टर मलिक उमैर का है कि जैसे ई कॉमर्स स्टोर उन्होंने बनाना है तो उनकी टारगेट ऑडियंस यूएसए की है, तो पेड ऐड बाय करने के लिए कम्युनिटी ज्वाइन करनी पड़ेगी उनको। पेड एड बाय करने के लिए बैकलिंक्स नहीं कह रहे ना, ऐड कह रहे हैं। जी सर, पेड एड्स। पेड एड्स आपको करने के लिए, रन करने के लिए, आपकी कहीं भी दुनिया के किसी कोने की ऑडियंस हो, आपने फॉर एग्जांपल अगर फेसबुक ऐड चलाने हैं, एक एग्जांपल ली जाए, तो आपने मेटा के ऊपर अपने बिजनेस अकाउंट से ही चलाने। उसमें डिफरेंस सिर्फ ये होगा कि आप अपनी ऑडियंस, अपना टारगेट सिलेक्ट करेंगे, उस कंट्री को, उस स्टेट को जहां पे आप चलाना चाह रहे हैं, और अपना कंटेंट उसके मुताबिक आप बनाएंगे। अदरवाइज कोई ऐसा नहीं है कि उसके लिए डिफरेंट प्लेटफॉर्म हो या डिफरेंट आपको कुछ करना पड़े। आपने कहीं के लिए भी एड रन करना है, पाकिस्तान में, यूएसए में, यूरोप में, तो आपको फेसबुक के मेटा इंजन के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट करके उसके थ्रू ये सारा काम करना पड़ता है।